हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा चैप्टर 8 का रिवीजन ऑडिट रिपोर्ट, जिसका वेटेज है अराउंड 8 to 12 मार्क्स। काफी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। इसमें वेरियस एसएस हम रिवाइज करने वाले हैं। एसएस 700 की जो सीरीज है, एसएस 700, 701, 705, 706 और 710 जो आपके सिलेबस में है। और तो और जो ब्रांच ऑडिट के साथ एसएस 600 है और जॉइंट ऑडिट एसएस 299 और जो सेक्शन 143 जो कंपनीज एक्ट 2013 का है, जिसके हिसाब से कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, तो वो भी हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर कारो 2020 जो है वो भी कवर अप होता है, बट ऑलरेडी वो हमने चैप्टर 5 के साथ रिवाइज कर लिया है, तो होपफुली वो आपने वहां से देख लिया होगा। और तो और हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 11 ये सारे ही वीडियोस हमने रिवीजन वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो वो होपफुली आपने देख लिए होंगे। ये जो रिवीजन वीडियोस है वो मैं अपनी नोट्स जो कंपाइल की है फ्रॉम द आईसीआई मॉड्यूल, उसमें से रिवाइज करवा रहा हूँ। तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये जो चैप्टर 8 है ये पेज नंबर 164 से स्टार्ट होता है, तो चलिए वो हम रिवाइज करते हैं। कारो 2020 ऑलरेडी चैप्टर 5 के साथ कवर अप किया हुआ है, क्योंकि वो जो चैप्टर 5 के जो रिवीजन है शेड्यूल 3 के हिसाब से उनसे काफी रिलेटेड है। तो कारो 2020 और उनके जो डिस्क्लोजर एक साथ याद रखना आपके लिए इजी हो जाता है, इसीलिए वो मैंने वहां पर करवा दिया है। तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन, जो ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में रिवाइज कर लिया था, बट फटाफट 2 मिनट में देख लेते हैं। दो टाइप के मेजर ऑडिट ओपिनियन हो सकते हैं, अनमोडिफाइड ओपिनियन एंड मॉडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड तब और ओपिनियन तब एक्सप्रेस किया जाता है when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं, तब अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाएगा। मॉडिफाइड ओपिनियन when if the auditor concludes that based on the audit evidence obtained the financial statement as a whole are not free from material misstatement or is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence to conclude that the FS as a whole are free from material misstatement। जब sufficient appropriate audit evidences मिले हैं और तब material misstatements भी मिले हैं, या फिर sufficient appropriate audit evidences ही नहीं मिले कि जिसके बेसिस पर हम conclude कर पाए कि whether financial statements are free from material misstatement or not, तब मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाता है। उसके सब टाइप से क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब कौन सा सब टाइप में से इश्यू करना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि जो मिसस्टेटमेंट है या फिर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स है, जब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले हैं, तब जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं, वो मिसस्टेटमेंट या पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स की इंपैक्ट कितनी हो सकती है, उसके लिए परवेसिव वर्ड यूज किया जाता है। मिसस्टेटमेंट या पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं, तब उसे परवेसिव कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन यहां पर दी गई है। Pervasive effects on the financial statements are those that in the auditor's judgment are not confined to specific elements, accounts or items of the financial statement। वो confined मतलब कि restricted नहीं है, कोई एक आइटम अकाउंट या फिर स्पेसिफिक मैटर एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक एलिमेंट अकाउंट या फिर आइटम तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। और if so confined represent could represent a substantial proportion of the financial statement, और अगर वो limited है, restricted है to one element account or item of the financial statement, then it is a substantial proportion of the financial statement। और in the relation to disclosure are fundamental to users understanding of the financial statement, और अगर वो fundamental और वो disclosure के बारे में है, तो वो fundamental to users understanding है, तो उसे pervasive कहा जाएगा, वो misstatement को pervasive कहा जाएगा। तो जब भी sufficient appropriate audit evidences मिले हैं और misstatements भी मिले हैं, और वो जो misstatements है वो material but not pervasive, तो qualified opinion है वो express किया जाएगा। और जब भी वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले और मिसस्टेटमेंट्स भी मिले हैं, और जो मिसस्टेटमेंट्स है वो मटेरियल एंड परवेसिव है, तो एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाएगा। और जब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ही नहीं मिले हैं, राइट, और जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स जो लग रहे हैं वो मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाएगा। और जब भी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स लग रहा है कि वो मटेरियल एंड परवेसिव है, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाएगा। इन डिटेल हमने चैप्टर 1 के साथ रिवाइज किया था। चलिए अब हम SS 700 और SS 705 देखने वाले हैं। सबसे पहले SS 700 है वो फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट देते हैं कि किस तरह से ऑडिट रिपोर्ट होगा। 705 है वो मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होगा, वो जो हमने ऊपर यहाँ पर समझा, राइट, ये भी 705 में कवर अप होता है। और मॉडिफाइड ओपिनियन जब देना है, तब फॉर्म एंड कंटेंट में क्या क्या चेंजेस करने होंगे, वो भी 705 में दिया हुआ है। इसीलिए हम 700 और 705 एक साथ रिवाइज करेंगे। 700 है उसमें नॉर्मल अनमॉडिफाइड ओपिनियन के केस में, और नॉर्मली
में क्या क्या कंटेंट रहेगा वो बताया है, और मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में क्या क्या उस कंटेंट में चेंज करना होगा वो 705 में बताया है। तो हम दोनों को साथ में रिवाइज करते जाएंगे, कंपेयर करते जाएंगे और याद रखते जाएंगे। इसीलिए पहले 700 और 705 के जो सेपरेट और अलग जो टॉपिक्स है वो पहले कवर अप किए हैं, फिर हम ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म और कंटेंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें 700 और 705 हम एक साथ कवर अप करेंगे। चलिए, सबसे पहले 700 है, उसका नाम है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओपिनियन को फॉर्म करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट देना। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन एन इवैल्यूएशन ऑफ द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन। जो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं उसमें से जो इवैल्यूएशन किए, कंक्लूजन पर पहुंचे, उसके बेसिस पर ओपिनियन फॉर्म करना। एंड टू क्लियरली एक्सप्रेस दैट ओपिनियन थ्रू अ रिटर्न रिपोर्ट। और वो जो ओपिनियन है उसको रिटर्न रिपोर्ट से क्लियरली उनको एक्सप्रेस करना। ओपिनियन पर आना, थ्रू ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड और कंक्लूजन रिच्ड, एंड वो जो भी ओपिनियन है उनको रिटर्न रिपोर्ट से क्लियरली एक्सप्रेस करना। ये ऐसे 700 के हिसाब से ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव है। इवेल्यूएशंस बाय द ऑडिटर, ये जो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या इवेल्यूएट करना होगा? तो ऑडिटर शैल इवेल्यूएट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बने हैं या नहीं, अगर बने हैं तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, अदरवाइज मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा। This evaluation shall include consideration of the qualitative aspects of the entity's accounting practice, including indicators of possible bias in management's judgment. उसके लिए हमें qualitative aspects चेक करनी होगी entity के accounting की, और अगर कोई भी possible management का कोई भी bias लग रहा है तो उसको भी consider करना होगा, और उसके basis पर हम अपने opinion पर पहुंचेंगे। तो वो क्या क्या qualitative aspects है, right, accounting practices की, जो हमें चेक करनी चाहिए? तो चार चीजें हमें बताई गई हैं। Management makes a number of judgments about the amount and disclosures in the financial statement. मैनेजमेंट बहुत सारे जजमेंट्स लेते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी है, इंटरप्रिटेशन रहता है कई चीज़ों में अकाउंटिंग के बारे में, तो उनके जो जजमेंट्स है प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर अमाउंट वगैरह के लिए, तो वो बराबर है या नहीं वो हमें चेक करना होगा। सेकंड, एसए 260 जो हमने चैप्टर 7 में देखा था, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, कंटेन्स अ डिस्कशन ऑफ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। उसमें एक चीज ये भी थी कि जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की, जिसमें अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह डिस्कस किए जाते हैं विद द टीसीडब्ल्यूजी, राइट, तो उसको भी कंसिडर करना होगा। Then, in considering the qualitative aspects of the entity's accounting practices, the auditor may become aware of possible bias in management's judgments. The auditor may conclude that the cumulative effect of lack of neutrality, together with the effect of uncorrected misstatements, causes the financial statement as a whole to be materially misstated. हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है वो बायस्ड हो सकता है, करेक्शन वगैरह के लिए जजमेंट्स वगैरह लेते हैं, इसीलिए तो वो बायस है या नहीं वो हमें चेक करना होगा। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं? इंडिकेटर्स ऑफ अ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी इंक्लूड द फॉलोइंग। कैसे पता चलेगा कि जो मैनेजमेंट है वो न्यूट्रल नहीं है? उनके इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? तो हमें यहाँ पर दो इंडिकेटर्स दिए गए हैं। सबसे पहला, सिलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट ब्रॉट टू मैनेजमेंट्स अटेंशन ड्यूरिंग द ऑडिट। ऑडिट में जब भी हम मिसस्टेटमेंट्स मैनेजमेंट को बताते हैं तो वो उनका सिलेक्टिव करेक्शन करते हैं, उनको जो सही लगता है, मतलब सही नहीं लगता, अगर उनकी फेवर में है तो वो करेक्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट में है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में है तो वो करेक्शन नहीं करते। तो उनका सिलेक्टिव अप्रोच है, दैट मींस दे आर नॉट न्यूट्रल, राइट, ये उनका इंडिकेटर बन जाएगा। Example, correcting misstatements with the effect of increasing reported earnings but not correcting misstatements that have the effect of decreasing reported earnings. उनकी फेवर में है तो वो करेक्शन करेंगे, उनके अगेंस्ट में है तो वो करेक्शन नहीं करेंगे। सेकेंड, पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन द मेकिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, या फिर उनके जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो बनाते हैं, राइट, उसमें मैनेजमेंट बायस है। तो ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी अगर हमें लग रहा है, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर दैट मैनेजमेंट इज नॉट न्यूट्रल, राइट। तो दो हमें यहाँ पर इंडिकेटर्स दिए गए हैं। सबसे पहला तो मैनेजमेंट है, उनका सिलेक्टिव अप्रोच है इन करेक्शन द मिसस्टेटमेंट्स found during the audit, and second, possible management bias in accounting estimates, right? And fourth point है SF540 addresses possible management bias in making accounting estimates. SF540 वैसे तो CA इंटर के सिलेबस में नहीं है, बट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रिलेटेड है, तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो भी बनाए जाते हैं तो उसमें मैनेजमेंट बायस कहाँ पर हो सकता है उसके बारे में है। तो ये 4 पॉइंट्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में कवर अप होंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट है वो बहुत सारे जजमेंट्स लेता है इन अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, एसए 260 के हिसाब से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करना जरूरी है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट बायस्ड है या नहीं वो चेक करना है, तो उसके लिए 2 इंडिकेटर बताए गए हैं कि मैनेजमेंट न्यूट्रल नहीं है, इसका इंडिकेटर हो सकता है। उसके 2 के अंदर क्या है, सिलेक्टिव अप्रोच ऑफ करेक्शन ऑफ द मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड सेकंड, पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। एंड फोर्थ है
ऐसे 450 से पता चल सकता है कि पॉसिबल मैनेजमेंट बायस कहां पर हो सकते हैं, राइट। ये अलग से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर, स्पेसिफिकली हमें क्या क्या चेक करना होगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन पर्टिकुलर द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज सिलेक्टेड एंड अप्लाइड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज की है या नहीं। द अकाउंटिंग पॉलिसीज सिलेक्टेड एंड अप्लाइड आर कंसिस्टेंट विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड आर अप्रोप्रिएट। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट की है और जो अप्लाई की है, राइट, वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है या नहीं, और वो अप्रोप्रिएट है या नहीं एज पर द इंडस्ट्री, एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस। The accounting estimates made by the management are reasonable. Accounting estimates जो भी बनाए हैं मैनेजमेंट ने वो reasonable है या नहीं। The information presented in the FS is relevant, reliable, comparable and understandable. Financial statement के 4 characteristics होने चाहिए, वो relevant होने चाहिए, reliable, understandable और comparable होने चाहिए। तो financial statement में वो 4 components characteristics है या नहीं। The financial statements provide adequate disclosure to enable the intended users to understand the effect of material transactions and events on the information conveyed in the financial statements। जो भी डिस्क्लोजर्स ऐसा है या नहीं कि जिससे जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या इवेंट्स हुए हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट किए हैं या नहीं, वो हमें देखना होगा। एंड लास्ट, द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट। जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज की गई है और जो भी टाइटल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, वो हमें चेक करने होंगे। तो ये 6 स्पेशल इवैल्यूएशन है बाय द ऑडिटर। सबसे पहले सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज की है या नहीं। सेकंड, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है जो भी सिलेक्ट की है और जो अप्लाई की है वो इस पर एप्लीकेबल एफआरएफ है या नहीं और वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। थर्ड, जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स किए हैं मैनेजमेंट ने वो हमें देखने होंगे। फोर्थ, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें 4 क्वालिटीज होनी चाहिए, रिलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, वो है या नहीं, राइट। फिफ्थ, जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजैक्शन हुए हैं वो प्रॉपर्ली एडिक्वेटली डिस्क्लोज किए हैं या नहीं। एंड सिक्स्थ, टर्मिनोलॉजीज जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज हुई है और उनके जो टाइटल्स है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, राइट। ये भी अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। तो वो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में 2 चीजें कवर होती है, फेयर रिप्रेजेंटेशन, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब कि स्टैट्यूट, एक्ट, लॉ, रेगुलेशन के हिसाब से जो फ्रेमवर्क है वो, बट फेयर प्रेजेंटेशन मतलब कि जो वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है उसमें कुछ चीजें ज्यादा एडिशनल डिस्क्लोजर देना या फिर वो जो फ्रेमवर्क है उनसे थोड़ा सा डिपार्ट करना, राइट, तो उसे फेयर प्रेजेंटेशन कहा जाता है। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, इस 2 में से कोई भी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं एज पर द सिचुएशन, राइट। फेयर प्रेजेंटेशन जनरली एडवाइजेबल नहीं होता जहां तक कंप्लायंस फ्रेमवर्क बराबर है तब तक, अप्रोप्रिएट है तब तक। हाँ, जरूरी है कि फेयर प्रेजेंटेशन करनी जरूरी है, तब उस हिसाब से डिस्क्लोजर दिए जाएंगे। A financial reporting framework designed to meet the common financial information needs of a wide range of users. The financial reporting framework may be fair presentation framework or a compliance framework. The term fair presentation framework is used to refer financial reporting framework that requires compliance with the requirement of the framework and acknowledges explicitly or implicitly, explicitly मतलब कि expressly, implicitly मतलब कि implied that to achieve fair presentation of the financial statement, it may be necessary for management to provide disclosures beyond those specifically required by the framework. जो compliance framework है उस हिसाब से जो disclosure के requirement है उनसे ज्यादा beyond that requirement कोई अगर एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने वाले हैं वो एक्सप्रेसली भी हो सकता है या फिर इम्प्लाइड, वो उन्होंने मान लिया कि ये देना जरूरी है, उन्होंने दे दिया, राइट, ऐसा है तो उसे फेयर प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। और acknowledges explicitly that it may be necessary for a management to depart from a requirement of the framework to achieve fair presentation of the financial statements. Such departures are expected to be necessary only in extremely rare circumstances. या फिर explicitly मतलब कि expressly वो depart करेंगे from the compliance framework, क्योंकि वो situation ऐसी है कि उस situation में जो compliance framework है वो use नहीं कर सकते हैं, कुछ अलग तरीके से presentation देना होगा तो उसे fair presentation कहा जाएगा और ये rare circumstances में होगा, right? The term compliance framework is used to refer financial reporting framework that requires compliance with the requirements of the framework but does not contain the acknowledgement in one or two above. Right? Compliance framework मतलब कि जो भी applicable financial reporting framework है वो, but वहाँ पर beyond requirement of the FRF नहीं होगा, ना ही departure from the FRF होगा, तो उसे compliance framework कहा जाएगा। Further, when the financial statements are prepared in accordance with the fair presentation framework, evaluation shall also include an evaluation by the auditor as to whether the financial statements achieve fair presentation, which shall include consideration of, जब भी fair presentation है तब हमारा जो evaluation है उसमें हमें ये 2 चीज भी कवर अप करनी है।
द ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर कंटेंट जो भी है प्रेजेंटेशन है वो बराबर है या नहीं, फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करते हैं या नहीं, एंड whether the financial statements including the related notes represent the underlying transactions and events in manner that achieves fair presentation। और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी नोट्स है, जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हुए हैं, उसमें जो भी फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए जरूरी है उस हिसाब से वो डिस्क्लोज किए हैं या नहीं। चलिए फिर ऐसा 705 की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स तो वो देखते हैं। ऐसे 705 का नाम है मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। मॉडिफाइड ओपिनियन जब भी देंगे तब किस तरह से ऑडिटर्स रिपोर्ट होगा, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है as per SS 705? The objective of the auditor is to express clearly and appropriately modified opinion on the financial statements when it is necessary. When it is necessary, when is it necessary? जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं तब मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलते हैं या फिर sufficient appropriate audit evidences नहीं मिल रहे to conclude whether financial statements are free from material misstatement or not, तब modified opinion दिया जाएगा। ये क्वेश्चन MTP2 May 24 में भी पूछा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस पर SS 705। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये 2 लाइन नहीं लिखनी है, उसके नीचे किस सिचुएशन में मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, जो हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर में समझा था उसको भी यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, राइट, जो अभी हमने फिर से भी रिवाइज किया। चलिए अब यहाँ पर एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ड्यू टू मैनेजमेंट इम्पोज्ड लिमिटेशंस आफ्टर द ऑडिटर हैज एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट। ऑडिटर ने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया, फिर मैनेजमेंट है वो कोई लिमिटेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिट। अगर हमें वो पहले ही पता होता कि कोई लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन लाने वाले हैं तो पहले ही वो हम एंगेजमेंट से मना कर देते, राइट। वो हमने ऐसे 210 में समझा है चैप्टर 11 के साथ। बट अगर ऑडिट हमने स्टार्ट कर दिया उसके बाद अगर मैनेजमेंट कोई भी लिमिटेशन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन लेकर आते हैं ऑन द ऑडिट स्कोप, राइट, तो हम क्या करेंगे? जब भी हमें ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा स्कोप के ऊपर लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन है, तब हमें उसकी वजह से क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर हमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करना हो सकता है, तब हम मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप ये लिमिटेशन या फिर जो ये रिस्ट्रिक्शन है उनका आप रिमूव कर दीजिए, राइट। बट अगर वो फिर भी नहीं करते हैं तो हमें ट्राई करना होगा कि विड्रॉ करेंगे हम फाइनेंस, ये ऑडिट जो एंगेजमेंट है उनमें से विड्रॉ करेंगे इफ परमिटेड बाय लोअर रेगुलेशन। और जब भी हम विड्रॉ करेंगे तब हमें क्या करना होगा कि हमें जो मैनेजमेंट है उनको तो पता होगा बट TCWG या ओनर्स या रेगुलेटर्स को भी इन्फॉर्म करना होगा। और अगर वो विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है तो हमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करना हो सकता है। हाँ, जिस सिचुएशन में क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करने की जरूरत है, मतलब कि जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स लग रहे हैं वो मटीरियल बट नॉट परवेसिव, तब हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं, सिंपल। अदरवाइज अगर वो कंपलसरी है कि लो रेगुलेशन के हिसाब से आपको ये ऑडिट करना ही है तो आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करना रहेगा। If after accepting the engagement, the auditor becomes aware that management has imposed limitation on the scope of the audit that the auditor considers is likely to result in the need to express a qualified opinion or to disclaim an opinion on the financial statement, the auditor shall request that management to remove such limitation. If management refuses to remove the limitation referred above, the auditor shall communicate the matter to TCWG unless all those charged with governance are involved in managing the entity and determine whether it is possible to perform alternative procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence। जब भी वो लिमिटेशन या फिर रिस्ट्रिक्शन है तब हम पहले तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन को हटा दीजिए, क्योंकि इस वजह से शायद हमें क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करना रहेगा। अगर वो फिर भी नहीं करते हैं, वो फिर भी वो लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन को नहीं हटाते हैं, तो हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करेंगे। बट हाँ, अगर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है वो सारे के सारे मैनेजमेंट में ही है तो उनको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और हम देखेंगे कि क्या अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर पॉसिबल है या नहीं, कि जिससे हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल पाए। अगर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर पॉसिबल है तो वो हम परफॉर्म करेंगे और हम अपने ओपिनियन पर आएंगे। बट अगर वो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर पॉसिबल नहीं है तो विड्रॉ करना होगा या फिर क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हमें एक्सप्रेस करना रहेगा। If the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, the auditor shall determine the implication as follows. If the auditor concludes that the possible effects on the financial statements of undetected misstatements, if any, could be material but not pervasive, the auditor shall qualify the opinion. जब भी वो possible misstatements है, right, उसकी impact हमें लग रहा है कि material but not pervasive, तो qualified opinion हम express करेंगे। और if the auditor concludes that the possible effects on the financial statements of undetected misstatements, if any, could be both material and pervasive, so that the qualification of the opinion would be inadequate to communicate the gravity of the situation, the auditor shall, जब भी ऐसा लग रहा है कि जो possible misstatements है उनकी impact क्या है, कैसी है,
मटेरियल एंड परवेसिव है, और उसमें हम सिर्फ क्वालिफिकेशन से नहीं चलेगा, वहां पर हमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा। तो हमें पहले क्या करना होगा, विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट वेयर प्रैक्टिकेबल एंड पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशन, जहां पर भी लॉ रेगुलेशन हमें परमिट करते हैं वहां पर हम विड्रॉ करेंगे। Or if withdrawal from the audit before issuing the auditor's report is not practicable or possible, disclaim an opinion on the financial statement. But जहां पर भी withdrawal allowed नहीं है as per law regulation, तो वहां पर हमें disclaimer of opinion express करना होगा। जब भी हमें ऐसा लग रहा है कि material and pervasive है possible misstatements, तब हमें हो सके तो withdraw करना है from the engagement if permitted by law regulation. But if it is not permitted, then we need to express disclaimer of opinion. If the auditor withdraws as contemplated by point 2a above, before withdrawing, the auditor shall communicate to those charged with governance any matters regarding misstatements identified during the audit that would have rise to modification of the opinion. But और sorry, अगर हम withdraw कर रहे हैं from the engagement, तब हमें TCWG वगैरह को वो सारी चीजें हैं वो डिस्कस करनी होगी, उनको कम्युनिकेट करना रहेगा। Where the auditor expects to modify the opinion in the auditor's report, the auditor shall communicate with TCWG and the circumstances that led to expected modification and the wordings of the modification. जब भी हम modified opinion express करने वाले हैं तब हमें TCWG को communicate करना होगा कि modified opinion express करने वाले हैं, और जो उसकी language रहेगी वो भी, जो modified opinion की जो language रहेगी वो भी हमें उनके साथ communicate करना रहेगा, right? चलिए, अब हमारा जो फॉर्म एंड कंटेंट है ऑडिट रिपोर्ट का वो हम रिवाइज करते हैं। इसमें SS 100 और 705 एक साथ हम रिवाइज करेंगे। 700 के में मेन फॉर्म एंड कंटेंट दिया है कि क्या क्या चीजें ऑडिट रिपोर्ट में आएगी, और 705 जब मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाएगा तब ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चेंज करने होंगे वो हम एक साथ रिवाइज करेंगे। तो जब भी कोई भी पॉइंट मॉडिफाइड ओपिनियन का है तब रेफरेंस SS 705 का आएगा, अदरवाइज 700 का रेफरेंस आएगा। सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट में टाइटल होता है जिसका टाइटल रहता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स report. The auditor's report shall have a title that clearly indicates that it is report of an independent auditor. For example, independent auditor's report distinguishes the independent auditor's report from report issued by others. Independent auditor's report है वो टाइटल रहेगा। फिर एड्रेस, किसको ये ऑडिट रिपोर्ट एड्रेस किया जाता है? जनरली जो भी अपॉइंट करते हैं उनको ये एड्रेस किया जाता है। ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जनरली ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, राइट? शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ कंपनी, पार्टनर्स इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एटसेट्रा। बट अगर किसी और ने अपॉइंट किया है तो उनको ये रिपोर्ट एड्रेस किया जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके केस में C&AG को, राइट? The auditor's report shall be addressed as appropriate based on the circumstances of the engagement. Law regulation or the terms of the engagement may specify to whom the auditor's report is to be addressed. The auditor's report is normally addressed to those for whom the report is prepared, often either to be shareholders of or to the TCWG of the entity whose financial statements are being audited. In case of company, the report is addressed to shareholders of the company, partners in case of partnership, etc. Simple. फिर है ऑडिटर्स ओपिनियन, इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले टाइटल, फिर एड्रेसी, फिर ऑडिटर्स ओपिनियन। मेन जो ओपिनियन रहता है कि अनमोडिफाइड है ओपिनियन है, मॉडिफाइड ओपिनियन है, क्या ओपिनियन है वो पैराग्राफ आएगा। अनमोडिफाइड ओपिनियन जब दिया जाएगा तो उसका हेडिंग रहेगा ओपिनियन, राइट? अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो वो जो सब टाइप्स है, क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या फिर एडवर्स ओपिनियन है, वो हेडिंग बनेगा। तो ओपिनियन सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल आल्सो, ऑडिट ओपिनियन जो होगा उसमें 5 चीजें सबसे पहले दिखानी है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द एंटिटी, कौन सी एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हैं, स्टेट करना होगा कि ऑडिट किया हुआ है। थर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज और नोट्स टू अकाउंट्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, वो मेंशन किया जाएगा, एंड डेट्स और पीरियड मेंशन किए जाएंगे। आइडेंटिफाई द एंटिटी व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या है, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो एटसेट्रा। Refer to the notes including the summary of significant accounting policies and specify the date of or period covered by each financial statement comprising the financial statement. डेट और पीरियड भी हमें मेंशन करना होगा। तो 5 चीजें सबसे पहले ओपिनियन पैराग्राफ में आएगी, उससे पता चलेगा कि ऑडिट किया हुआ है उसके बारे में, राइट? आइडेंटिफाई द एंटिटी, स्टेट दैट ऑडिट हैव बीन डन। थर्ड, देन टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फोर्थ, नोट्स टू अकाउंट्स, और वो जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज और समरी है वो भी मेंशन किया जाएगा। एंड फिफ्थ, डेट एंड पीरियड ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका एग्जांपल है कि किस तरह से वो फॉर्म किया जाएगा। We have audited the financial statements of Ringstone Limited, which comprises the balance sheet as at 31st March 22 and the statement of P&L and the notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information. यहाँ पर जो audited मतलब कि हमने state किया कि हमने audit किया हुआ है, जो second matter थी। फिर Ringstone Limited मतलब कि हमने entity को identify किया, मतलब कि first point जो था। फिर balance sheet, P&L,
राइट तो उसका मतलब कि थर्ड पॉइंट टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर यहाँ पर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, फोर्थ पॉइंट, और डेट एंड पीरियड 31 मार्च 2022 मतलब कि फिफ्थ पॉइंट, राइट तो इस तरह से पूरा पहला पैराग्राफ बनेगा। उसके नीचे ओपिनियन आएगा कि अनमोडिफाइड ओपिनियन है, मॉडिफाइड ओपिनियन है, एटसेट्रा, राइट बट ये 5 चीजें कॉमन रहेगी, वो मेंशन करनी होगी। एनडीटी का नाम ऑडिट किया हुआ है वो मेंशन करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने भी है उनके टाइटल्स, नोट्स टू अकाउंट्स इंक्लूडिंग समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड डेट्स एंड पीरियड, सिंपल आपको ये याद रखना होगा। अब जो ओपिनियन पैराग्राफ होगा वो कैसे होगा, व्हेन एक्सप्रेसिंग एन अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द ऑडिटर्स ओपिनियन शैल अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन यूज वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस व्हिच आर रिगार्डेड एज बीइंग इक्विवेलेंट। यहाँ पर अगर लॉ रेगुलेशन में कोई स्पेसिफिकेशन है तो उस हिसाब से ओपिनियन दिया जाएगा, अदरवाइज 2 पैराग्राफ जो यहाँ पर है उसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही इक्विवेलेंट है। In our opinion, the accompanying financial statement present fairly in all material respect, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या है वो मेंशन किए जाएंगे इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, मतलब कि वो अनमोडिफाइड ओपिनियन उसको माना जाएगा। या फिर इन अवर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, या फिर ऐसा मेंशन करना होगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, या फिर गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, बोथ आर कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट, राइट तो कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ अनमोडिफाइड ओपिनियन, राइट यही चीज यहाँ पर मेंशन की है। When the auditor expresses an unmodified opinion, it is not appropriate to use phrases such as with the foregoing explanation or subject to in relation to the opinion, as this suggests a condition opinion or a weakening or modification of opinion। जब भी unmodified opinion देंगे तो वो subject to नहीं होना चाहिए, foregoing explanation या फिर subject to वो नहीं चलेगा, क्योंकि otherwise वो unmodified opinion नहीं रहेगा, उसकी जो strength weakening हो जाएगी या फिर वो modified opinion बन जाएगा, राइट तो ऐसा कोई पॉइंट आपको एज MCQ या केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो अब उसका एग्जांपल देखते हैं कि ओपिनियन पैराग्राफ किस तरह से होगा। सबसे पहले ये पैराग्राफ जो हमने देखा था वो मेंशन किया जाएगा जिसमें 5 चीजें थी। अब सेकंड पैराग्राफ में एक्चुअल ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाएगा। इन अवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ अवर इन्फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस the aforesaid financial statements give the information required by the act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting policies principles generally accepted in India of the state of affairs of the company as on 31st March 22 and profit and loss for the year ending on that date, right इस तरह से ऑडिट ओपिनियन दिया जाएगा। क्लियर, यहाँ पर मेंशन किया है गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, और एल्स हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। अब क्वालिफाइड ओपिनियन होगा तो जो भी ओपिनियन पैराग्राफ है उसमें क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे। तो ये जो चीज थी ये हमने ऐसे 700 के हिसाब से देखा। फिर यहाँ से क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या क्या चेंजेस होंगे वो सब कुछ 705 में कवर अप होता है। हेडिंग जो है वो बन जाएगा क्वालिफाइड ओपिनियन, स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा, उसके नीचे पैराग्राफ्स आएंगे। 5 मैटर्स एज डिस्कस्ड अबव, जो 5 मैटर हमने देखी थी, राइट एंटिटी का नाम, पीरियड मेंशन करना है, स्टेट करना है कि ऑडिट किया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइटल्स लिखने हैं और नोट्स टू अकाउंट्स वो एज इट इज रहेंगे। फिर क्या आएगा, जो सेकंड पैराग्राफ था उसमें क्या चेंजेस होंगे। व्हेन द ऑडिटर एक्सप्रेसेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द ऑडिटर शैल स्टेट दैट। अब क्वालिफाइड ओपिनियन है वो 2 सिचुएशन में हो सकता है कि जब भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं और मिसस्टेटमेंट्स भी मिले हैं और वो मटेरियल बट नॉट परवेसिव है, या फिर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ही नहीं मिले हैं, राइट बट जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स लग रहे हैं वो मटेरियल बट नॉट परवेसिव लग रहे हैं, तब क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा। और यहाँ पर जो पहली सिचुएशन के है कि जब भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं उस वजह से हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, तो लैंग्वेज क्या होगी, in the auditor's opinion except for the effects of the matters described in the basis for qualified opinion section। क्वालिफाइड ओपिनियन है वो कोई 1-2 आइटम 1-2 मैटर्स की वजह से ही क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाता है, राइट उसकी इंपैक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर नहीं है। इसीलिए क्या होगा कि एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑन द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट और गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब कि जो मैटर्स बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन जो ओपिनियन पैराग्राफ के नीचे लिखा जाता है उसके अलावा सब कुछ बराबर है, उसके अलावा सब कुछ प्रेजेंट फेयरली और गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू वो मेंशन किया जाएगा।
या फिर दूसरा हो सकता है कि व्हेन रिपोर्टिंग अकॉर्डेंस विद कंप्लायंस फ्रेमवर्क द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, राइट। तो सबसे पहले ये जो बोल्ड लाइन है एक्सेप्ट वाली, और फिर यहाँ से जो अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो आपका ओपिनियन पैराग्राफ बनेगा। When the modification arises from the inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, और जो possible misstatements लग रहे हैं वो material but not pervasive, तब the auditor shall use the corresponding phrase except for the possible effects of the matters etc. मतलब कि यहाँ पर जो effects लिखा हुआ है उसके जगह पर अगर हमें sufficient appropriate audit evidence नहीं मिले तो क्या हो जाएगा, पॉसिबल इफेक्ट्स, क्योंकि अभी तक पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितनी इफेक्ट होगी, राइट। तो पॉसिबल इफेक्ट्स है उसके बारे में मेंशन किया जाएगा। वो पॉसिबल इफेक्ट्स के अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके अलावा सब कुछ प्रेजेंट फेयरली या फिर ट्रू एंड फेयरली, सिंपल। इस तरह से क्वालिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा। फिर अगर एडवर्स ओपिनियन है तो हेडिंग हो जाएगा एडवर्स ओपिनियन, और जो 5 मैटर्स है वो एज इट इज रहेगी। When the auditor expresses an adverse opinion, the auditor shall state that the auditor's opinion, अब यहाँ से जो मेंशन है वो आपको ओपिनियन का पैराग्राफ की लैंग्वेज होगी। बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, द accompanying financial statements do not present fairly or do not give a true and fair view of the financial statement in accordance with the applicable financial reporting framework, or because the significance of the matters described in the basis for adverse opinion section, the accompanying financial statements have not been prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework। मतलब कि जो मैटर्स मेंशन की है इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, जो ओपिनियन पैराग्राफ के नीचे आएगा, उसमें जो मैटर्स मेंशन की है उस वजह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रहे, ऐसा मेंशन किया जाएगा। सिंपल, ये एडवर्स ओपिनियन था। और लास्ट जो मॉडिफाइड ओपिनियन में है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, हेडिंग हो जाएगा, यहाँ पर मेरी गलती है, एडवर्स ओपिनियन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, राइट, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा, एडवर्स ओपिनियन नहीं आएगा। हेडिंग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बन जाएगा। और जो 5 मैटर्स हमने डिस्कस की थी, राइट, जो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन में एक पैराग्राफ आएगा कि एंटिटी कौन सी है, मेंशन किया जाएगा कि ऑडिट हैव बीन डन, थर्ड टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फोर्थ जो है नोट्स टू अकाउंट्स और समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज वो मेंशन किया जाएगा, और डेट और पीरियड मेंशन किया जाएगा। ये 5 चीजें अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन में आएगी, बट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में थोड़ा सा चेंज होगा। क्या? Out of 5 matters as discussed with unmodified opinion, amend the statement which indicates that the financial statements have been audited to state that the auditor was engaged to audit the audit of financial statement। जो हमने सेकंड मैटर देखी थी कि हमें स्टेट करना है कि ऑडिट हैव बीन डन, वो हमें यहाँ पर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में मेंशन नहीं करना है, क्योंकि हमने ऑडिट नहीं किया है, क्योंकि हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ही नहीं मिले हैं। तो उसमें क्या मेंशन करना होगा कि इंस्टेड ऑफ ऑडिट हैव बीन डन, उसकी जगह पर लिखा जाएगा स्टेट दैट द ऑडिटर वाज एंगेज्ड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि जो हमने एग्जांपल देखा था, राइट, कि ये जो हमने एग्जांपल देखा था ना अनमॉडिफाइड ओपिनियन के साथ, तो उसमें जो वी हैव ऑडिटेड लिखा था उसकी जगह पर अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो ऐसा मेंशन किया जाएगा कि वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ, फिर यहां से रिंगस्टोन लिमिटेड विच कंप्राइज द बैलेंस शीट एटसेट्रा एटसेट्रा। वी वर एंगेज्ड हो जाएगा क्योंकि यहां पर हमने ऑडिट नहीं किया है, वी हैव ऑडिटेड ऐसा हम मेंशन नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो मतलब कि ये फर्स्ट पॉइंट आएगा और बाकी के जो 3 है वो आएंगे सेकंड पॉइंट्स में। ऑडिटेड की जगह पर, हैव बीन ऑडिटेड की जगह पर क्या होगा, वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि हमारी एंगेजमेंट की गई थी, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के लिए, बट हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले हैं, राइट, ऐसा मेंशन किया जाएगा। When the auditor disclaims an opinion due to an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, the auditor shall, और जो दूसरा पैराग्राफ होगा उसमें क्या मेंशन किया जाएगा, state that the auditor does not express an opinion on the accompanying financial statement। हम ऐसा मेंशन करेंगे कि हम जो accompanying financial statements है उसके ऊपर कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। And state that because of the significance of the matters described in the basis for disclaimer of opinion section, the auditor has not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion on the financial statement। और जो basis for disclaimer of opinion पैराग्राफ है उसमें जो matters mention की है उस वजह से ऑडिटर को sufficient appropriate audit evidences नहीं मिले हैं। तो disclaimer of opinion जब भी एक्सप्रेस किया जाएगा तो उसमें opinion एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, does not express an opinion, और जो basis for disclaimer of opinion पैराग्राफ है
उसमें जो मैटर्स मेंशन किए हैं उस वजह से सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हमें नहीं मिले हैं, वो मेंशन किया जाएगा, राइट। चलिए अब उसके बाद का जो पैराग्राफ है वो है बेसिस फॉर ओपिनियन, राइट। अब अनमोडिफाइड ओपिनियन होगा तो क्या करेंगे, उसका जो हेडिंग होगा वो होगा बेसिस फॉर ओपिनियन। सबसे पहले होगा ओपिनियन, उसके बाद आएगा बेसिस फॉर ओपिनियन, टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन। और उसमें हमें चार चीजें मेंशन करनी होगी, जो पैराग्राफ होगा उसमें चार चीजें मेंशन की जाएगी, राइट। उसमें ऐसा मेंशन किया जाएगा कि जो ऑडिट है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से हुआ है। सेकंड, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ जो आगे आएगा रिपोर्ट के अंदर उसका रेफरेंस दिया जाएगा। थर्ड, हमने जो इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो भी है फुलफिल करनी जरूरी थी ऑडिट के लिए वो हमने फुलफिल की है, ऐसा मेंशन किया जाएगा। और जो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस हमें मिले हैं और उसी के बेसिस पर ये ओपिनियन दिया गया है, तो ये चार चीजें हमें मेंशन करनी होगी। State that the audit was conducted in accordance with standards on auditing. SS के हिसाब से ही ऑडिट हुआ है वो मेंशन किया जाएगा। Then refer to the section of the auditor's report that describes the auditor's responsibility. जो भी auditor's responsibility पैराग्राफ को दिखाया है ऑडिटर्स रिपोर्ट में वो मेंशन किया जाएगा अंडर द SS. Then include a statement that the auditor is independent of the entity in accordance with the relevant ethical requirements relating to the audit and has fulfilled the auditor's other ethical responsibilities in accordance with this requirements. और जो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है कि एंटिटी से वो इंडिपेंडेंट है, वो जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है वो ऑडिटर ने फुलफिल की है वो भी मेंशन किया जाएगा। Then state whether the auditor believes that the audit evidence the auditor has obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for the auditor's opinion. और ये भी मेंशन करना होगा कि जो ऑडिटर ने एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है या नहीं, राइट। तो ये चार चीजें मेंशन की जाएगी कि ऑडिट है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से कंडक्ट किया गया है। सेकंड, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पैराग्राफ है उनका रेफरेंस दिया जाएगा। थर्ड, इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की गई है एंड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं या नहीं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। Thus the basis for opinion section provides important context about the auditor's opinion. Example है basis for opinion। ये जो मैंने एग्जांपल्स लिए वो भी जो आईसीआई के मॉड्यूल में जो एग्जांपल के क्वेश्चंस दिए हैं उसमें जो आंसर है वही मैंने लिए हुए हैं। तो आपका ऑलमोस्ट सारे ही जो क्वेश्चंस है आईसीआई मॉड्यूल के वो भी यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे, राइट। We conducted our audit in accordance with the standards on auditing specified under section 143 subsection 10 of the Companies Act 2013। जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट हुआ है वो मेंशन किया है, राइट। फिर our responsibilities under those standards are further described in the auditor's responsibilities for the audit of the financial statement section of our report। ये जो रिपोर्ट है उसमें जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो सेक्शन है उसका रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है कि उस हिसाब से ऑडिट किया गया है। तो सेकंड पॉइंट जो था, We are independent of the company in accordance with the code of ethics issued by ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act 2013 and the rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics। जो code of ethics ICAI ने दिया है उस हिसाब से जो इंडिपेंडेंस और जो दूसरी एथिकल रिक्वायरमेंट्स है जो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स वगैरह देखे थे, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर जो चैप्टर 11 में कवर अप होते हैं, और तो और जो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किया है ऐसा मेंशन किया जाएगा, जो थर्ड पॉइंट था। And we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion। और जो फोर्थ पॉइंट था कि sufficient appropriate audit evidences हमने obtain किए हैं या नहीं, राइट, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम ओपिनियन पर पहुंचे तो उसको भी मेंशन करना जरूरी है। तो ये बेसिस फॉर ओपिनियन है, चार चीजें मेंशन करनी रहेगी। ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सेकंड, जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ का सेक्शन है ऑडिट रिपोर्ट में उसका रेफरेंस दिया जाएगा। थर्ड, इंडिपेंडेंस और अदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड एंड फोर्थ, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस आर ऑब्टेन्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी एक बार ओल्ड कोर्स में भी पूछा हुआ है कि क्या क्या मैटर्स बेसिस फॉर ओपिनियन में मेंशन की जाएगी। अब अगर मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाएगा तो बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे, तो ये SS 705 के हिसाब से दिया जाएगा। ये जो हमने बेसिस फॉर ओपिनियन अनमोडिफाइड ओपिनियन के लिए पढ़ा ये 700 में दिया हुआ है। चलिए, इन केस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन फॉलोइंग points also be considered with discussed above with unmodified opinion। अनमोडिफाइड ओपिनियन में जो हमने ये चार चीजें देखी, राइट, वो चार चीजें तो मेंशन करनी होगी, बट उसके अलावा कुछ चेंजेस किए जाएंगे। तो वो क्या होंगे? Amend the heading basis for opinion required by SS 700 to basis for qualified opinion, basis for adverse opinion और basis for disclaimer of opinion as appropriate। जब भी modified opinion दिया जाएगा तो जो भी modified opinion है, qualified opinion, adverse opinion या फिर disclaimer of opinion, तो उस हिसाब से basis for opinion पैराग्राफ का नाम हो जाएगा basis for qualified opinion, basis for adverse opinion and basis for disclaimer of opinion, right? And
Within this section include a description of the matter giving rise to the modification. और जो भी डिस्क्रिप्शन मैटर जिस वजह से ये मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा उस मैटर का भी डिस्क्रिप्शन देना होगा, राइट। जिस वजह से बेसिस फॉर ओपिनियन है, जिस वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाता है वो मैटर भी मेंशन करनी रहेगी जिस वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, राइट। तो जो बेसिस फॉर ओपिनियन है उसमें दो चीजें डिफरेंट होगी इन केस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। जो बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग है उसको बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मेंशन किया जाएगा, और जिस मैटर की वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है वो भी बेसिस फॉर ओपिनियन में मेंशन करना होगा। अब क्या क्या चेंजेस है वो भी दिखाए हैं। When the auditor express a qualified or adverse opinion, the auditor shall amend the statement about whether the audit evidence obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for the auditor's opinion required by SA 700 to include the word qualified or adverse opinion, adverse as appropriate, which is discussed above with unmodified opinion. तो हमने ये जो चार चीजें लिखी थी, राइट, उसमें से जो फोर्थ पॉइंट था कि sufficient appropriate audit evidence मिला है या नहीं, तो उसमें देखिए मैं आपको यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसमें से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है, राइट, हमने क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दिया है तो जो फोर्थ पॉइंट है उसमें चेंज किया जाएगा। वी बिलीव दैट द ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर अवर ओपिनियन। यहाँ पर ओपिनियन के पहले क्वालिफाइड या फिर एडवर्स मेंशन करना होगा। अगर हमने क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन दिया है तो जो भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं, राइट, और मिस स्टेटमेंट्स भी मिले हैं, तो वो जो मिस स्टेटमेंट्स मिले हैं उस हिसाब से जो हमने ऑडिट ओपिनियन दिया है या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन के लिए या फिर एडवर्स ओपिनियन के लिए हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं ऐसा मेंशन करना होगा। तो ये चार पॉइंट्स जो है उसमें फोर्थ पॉइंट में चेंज किया जाएगा इन केस ऑफ अ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। यहाँ पर ओपिनियन के आगे लिखा जाएगा क्वालिफाइड और एडवर्स, राइट। फिर when the auditor disclaims an opinion on the financial statement, the auditor's report shall not include the following elements required by SA 700 which are discussed above with unmodified opinion। जो हमने चार चीजें लिखी थी, राइट, बेसिस फॉर ओपिनियन के केस में कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट हुआ है। सेकंड, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ का रेफरेंस जो है, राइट। थर्ड, इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल की गई है एंड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए गए हैं। तो ये चारों चीजें अनमोडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन में एज इट इज रहेगी। हाँ, क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन होगा तो उसमें जो फोर्थ पॉइंट है कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं वो फॉर द पर्पस ऑफ आवर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन ऐसा मेंशन किया जाएगा। बट अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होगा तो वो चार में से दो चीजें नहीं लिखनी है। वो दो चीजें क्या नहीं लिखनी है? अ रेफरेंस टू द सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट वेयर द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिस्क्राइब्ड एंड a statement about whether the evidence obtained is sufficient and appropriate to provide basis for the auditor's opinion। यहाँ पर दो चीजें मेंशन नहीं करनी होगी, चार में से दो नहीं आएगा, सेकंड और फोर्थ पॉइंट नहीं आएगा कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो पैराग्राफ होगा ऑडिटर्स रिपोर्ट में उसका रेफरेंस नहीं आएगा और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड वाला सेंटेंस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले हैं इसीलिए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। तो ये दो चीजें नहीं आएगी, सिर्फ दो चीजें आएगी कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट किया जाएगा, किया है, एंड सेकंड कि इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की गई है। ये दो चीज ही सिर्फ बेसिस फॉर ओपिनियन में आएगी इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, राइट। ऐसा आपको क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, फिर जो मैटर हमें मेंशन करनी है कि जिस वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया है तो वो किस तरह से होगा। If there is a material misstatement of the financial statements that relates to specific amounts in the financial statements, including quantitative disclosures in the notes to the financial statements, the auditor shall include in the basis for opinion section a description and quantification of the financial effects of the misstatements unless impracticable। जब भी misstatement जो मिला है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो मिला है वो क्वांटिटेटिव डिटेल्स की वजह से मिला है, क्वांटिटेटिव अमाउंट्स की वजह से अगर कोई भी मिसस्टेटमेंट मिला है या फिर जो डिस्क्लोजर में भी प्रॉब्लम है वो अमाउंट की वजह से है, तो वो जो भी मिसस्टेटमेंट है उसका डिस्क्रिप्शन और जो क्वांटिफिकेशन है वो मेंशन करना रहेगा अगर वो प्रैक्टिकेबल है। तो जब भी मिसस्टेटमेंट है वो अमाउंट की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट और हमने मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया है तो वो जो अमाउंट है उसका जो भी मैटर है वो जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें क्वांटिफाई करना रहेगा, वो हमें मैटर में मेंशन करना होगा, बेसिस फॉर ओपिनियन में मेंशन करना रहेगा जब भी वो प्रैक्टिकेबल है। If it is not practicable to quantify the financial effects, the auditor shall so state in this section। जहां पर भी वो प्रैक्टिकेबल नहीं है कि वो अमाउंट कितनी है वो क्वांटिफाई करना प्रैक्टिकेबल नहीं है तो वो फैक्ट को भी मेंशन करना रहेगा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बट वो क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, ऐसा मेंशन किया जाएगा। If there is a material misstatement of the financial statements that relates to narrative disclosure, the auditor shall include the basis for opinion section and explanation of how the disclosure are misstated। अगर वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट कोई नैरेटिव
डिस्क्लोजर की वजह से है, तो वो जो डिस्क्लोजर एक्सप्लेनेशन मेंशन करना होगा कि वो डिस्क्लोजर किस तरह से मिसस्टेटेड है। नैरेटिव डिस्क्लोजर के बारे में हम जहां पर अमाउंट की प्रॉब्लम नहीं है, नैरेटिव डिस्क्लोजर में अगर कुछ भी गलत है तो वो एक्सप्लेनेशन देना होगा। इफ देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट of the financial statement that relates to a non-disclosure of the information required to be disclosed, the auditor shall, जब भी नॉन डिस्क्लोजर, अगर कोई चीज जरूरी थी डिस्क्लोजर देना जरूरी था बट वो डिस्क्लोजर नहीं दिया, उस वजह से अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है तो ऑडिटर को क्या करना होगा, डिस्कस द नॉन डिस्क्लोजर विद टीसीडब्ल्यूजी, वो जो भी नॉन डिस्क्लोजर है वो हम टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन द नेचर ऑफ द ओमिटेड इन्फॉर्मेशन एंड, जो भी ओमिटेड इन्फॉर्मेशन है जो डिस्क्लोजर नहीं दिया है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या वो मैटर वो क्या है। एंड unless prohibited by law or regulation include the omitted disclosure provided it is practicable to do so and the auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence about the omitted information। और जहां पर भी परमिटेड बाय लॉ रेगुलेशन है, अगर वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन है तो नहीं देना जरूरी, तो देना जरूरी नहीं है। अगर वो परमिटेड बाय लॉ रेगुलेशन है तो वो डिस्क्लोजर को हम बेसिस फॉर ओपिनियन में मेंशन करेंगे, बट वो प्रैक्टिकेबल होना चाहिए और उसके लिए हमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए हुए होने चाहिए। जब भी नॉन डिस्क्लोजर है, राइट, और उस वजह से हमने मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया तो सबसे पहले हम टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। सेकंड, वो जो भी मैटर है उसका डिस्क्रिप्शन हम मेंशन करेंगे। एंड थर्ड, जो भी ओमिशन है, राइट, ओमिटेड डिस्क्लोजर है, अगर वो प्रैक्टिकेबल है और परमिटेड बाय लॉ रेगुलेशन है तो वो डिस्क्लोजर हम बेसिस फॉर ओपिनियन में मेंशन करेंगे, बट वो प्रैक्टिकेबल होना चाहिए और उसके लिए हमने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए हुए होने चाहिए। ये आपको सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। If the modification results from an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, the auditor shall include in the basis for opinion section the reasons for the inability। जब भी हमें sufficient appropriate audit evidences नहीं मिला है और उस वजह से modified opinion दिया गया है तो वो जो inability के reasons है वो mention करने रहेंगे। Even if the auditor has expressed an adverse opinion or disclaimed an opinion on the financial statements, the auditor shall describe in the basis for opinion section the reasons for any other matter of which the auditor is aware that would have required a modification to the opinion and the effects thereof। अगर ऑडिटर ने एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है और उनको कोई ऐसी मैटर के बारे में पता है जो दूसरी ऐसी मैटर है जिस वजह से भी शायद मॉडिफाइड ओपिनियन देना हो सकता है, तो उस मैटर्स को भी बेसिस फॉर ओपिनियन में मेंशन करना है। ये एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में ही आएगा, क्योंकि अगर वो क्वालिफाइड ओपिनियन होता है और दूसरी भी मैटर है जिस वजह से मिसस्टेटमेंट बन रहा है तो तब तो एडवर्स ओपिनियन ही देना रहता। बट एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो वर्स्ट ओपिनियंस है, तो उसके अलावा भी वो जो मैटर्स है उसके अलावा भी ऐसे मैटर है जिस वजह से भी शायद मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ता, उस मैटर को भी बेसिस फॉर ओपिनियन में मेंशन करना रहेगा, राइट। तो जो बेसिस फॉर ओपिनियन है इन केस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, तब क्या क्या चेंजेस करने हैं। एक तो बेसिस फॉर ओपिनियन का नाम बन जाएगा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन और बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और जो मैटर जिस वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं उस मैटर को भी मेंशन करना होगा। जो बेसिस फॉर ओपिनियन के लिए जो अनमॉडिफाइड ओपिनियन के केस में जो 4 मैटर्स मेंशन करनी है, अगर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन है तो उसमें जो 4th मैटर है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किया उसके बारे में, तो वहां पर क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन ऐसा मेंशन करना रहेगा। फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो उसके केस में भी जो बेसिस फॉर ओपिनियन के नॉर्मल केस में मतलब कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन में जो 4 मैटर्स है वो 4 मैटर्स में से सिर्फ 2 ही मैटर्स मेंशन की जाएगी, 2 मैटर्स मेंशन नहीं की जाएगी। कौन सी मेंशन नहीं करनी है, एक तो जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन है उसका रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, और सेकंड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं वो भी मेंशन नहीं किया जाएगा। तो कौन सी 2 मेंशन की जाएगी, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट होता है, एंड सेकंड की इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट्स का जो फुलफिलमेंट करना है वो ऑडिटर ने किया हुआ है। फिर अब मैटर जिस वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाता है तो वो मैटर को किस तरह से मेंशन करेंगे। मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, राइट, और वो कोई अमाउंट क्वांटिफिकेशन की वजह से, तो वो डिस्क्रिप्शन और क्वांटिफिकेशन मेंशन करना है अगर वो प्रैक्टिकेबल है तो, अगर वो प्रैक्टिकेबल नहीं है तो उस फैक्ट को मेंशन करना है। थर्ड, अगर वो कोई भी नैरेटिव डिस्क्लोजर की वजह से, एक्सप्लेनेशन की वजह से ऐसा मतलब कि नैरेटिव डिस्क्लोजर में कोई मिसस्टेटमेंट है उस वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं तो उनका एक्सप्लेनेशन मेंशन करना होगा। फोर्थ, अगर कोई नॉन डिस्क्लोजर की वजह से मटेरियल
स्टेटमेंट बनता है और मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो वो सबसे पहले तो TCWG के साथ डिस्कस करना होगा। सेकंड, वो जो भी डिस्क्रिप्शन है नॉन ओमिटेड डिस्क्लोजर का तो वो मेंशन किया जाएगा, और जहां पर प्रैक्टिकेबल है और अलाउड है एज पर द लॉ रेगुलेशन तो वहां पर जो डिस्क्लोजर है उसको भी रिपोर्ट किया जाएगा, बेसिस पर ओपिनियन में मेंशन किया जाएगा, बट उसके लिए ऑडिटर ने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए हुए होने चाहिए, राइट। और अगर मॉडिफाइड ओपिनियन इसलिए दिया है क्योंकि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं किए गए हैं तो उनकी जो इनएबिलिटी है उनके भी रीजंस बेसिस फॉर ओपिनियन में मेंशन किए जाएंगे। और एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो उसके केस में दूसरी कोई ऐसा मैटर है जिस वजह से भी मॉडिफाइड ओपिनियन देना होता तो उस मैटर को भी बेसिस फॉर ओपिनियन में मेंशन करना रहेगा, राइट। तो सबसे पहले टाइटल आएगा रिपोर्ट के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, फिर एड्रेसी, फिर ओपिनियन, फिर बेसिस फॉर ओपिनियन। उसके बाद मटीरियल अनसर्टिनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न अगर कुछ भी है तो वो एज पर SF 570 रिपोर्ट करना होगा। मटीरियल अनसर्टिनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न है तो अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया हुआ है उसके बारे में, राइट, और उसके स्टेप्स क्या लेंगे वो भी प्रॉपर्ली मेंशन है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाएगा और उसके लिए ये पैराग्राफ ऐड किया जाएगा कि मटीरियल अनसर्टिनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न है बट उस वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, राइट। फिर की ऑडिट मैटर है वो SS 701 में हम आगे कवर अप करेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन है जो आपके कोर्स में नहीं है, SS 720 में है, अगर कोई भी ऐसी मैटर है तो वो भी ऑडिट रिपोर्ट में इस सीक्वेंस में आएगी। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की रहेगी, तो मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसका पैराग्राफ दिया जाएगा। तो जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसका हेडिंग होगा तो ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन विद हेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें उनकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन की जाएगी। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है और उसके लिए जो इंटरनल कंट्रोल्स मेंटेन करना जरूरी है ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन सके, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड सेकंड, जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं और उसी हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए है या नहीं वो देखने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की बनेगी। It includes the following matters: preparing the financial statements in accordance with the applicable financial reporting framework and for such internal controls as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error, because of the possible effects of fraud or the aspects of the audit. Materiality does not apply to management's acknowledgement regarding its responsibility for the design, implementation and maintenance of internal control or for establishing and maintaining effective internal control over financial reporting to prevent and detect fraud. And तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल की जिस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन सके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की रहेगी तो वो मेंशन करना है। एंड assessing the entity's ability to continue as a going concern and whether the use of the going concern basis of accounting is appropriate, as well as disclosing if applicable matters relating to going concern। तो जो गोइंग कंसर्न बेसिस बराबर है या नहीं, एंटिटी है वो कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, और उनका जो डिस्क्लोजर है वो जो देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बराबर है या नहीं, वो सब कुछ देखना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस असेसमेंट shall include a description of when the use of the going concern basis of accounting is appropriate, right? तो ये दोनों मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। The section of the auditor's report shall also identify those responsible for the oversight of the financial reporting process when those responsible for such oversight are different from management। अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस मैनेजमेंट के अलावा कोई और है वो ओवरसाइट करता है जैसे कि TCWG, तो उनका भी नाम इसमें मेंशन किया जाएगा। In this case, the heading of this section shall also refer to those charged with governance or such terms that is appropriate in the context of legal framework applicable to the entity। अगर वो those charged with governance है तो उनका भी नाम है वो responsibilities में mention किया जाएगा जो पैराग्राफ है, राइट। यहाँ पर था कि responsibilities of management and those charged with governance for the financial statement ऐसा mention किया जाएगा, राइट। ये अनमोडिफाइड ओपिनियन है या मॉडिफाइड ओपिनियन सभी में सिमिलर रहेगा, राइट, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो मैनेजमेंट की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल मेंटेनेंस सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड सेकंड, गोइंग कंसर्न अजम्पशन बराबर है या नहीं उसके बारे में, अप्रोप्रिएटनेस, डिस्क्लोजर एटसेट्रा। चलिए
फिर है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो मेंशन किया जाएगा। इसमें 3 अलग अलग पैराग्राफ्स आएंगे, राइट। सबसे पहले पैराग्राफ है उसके अंदर 3 मैटर्स है, जो सेकंड पैराग्राफ है उसके अंदर भी 3 मैटर्स है, और जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें भी 3 मैटर्स है, राइट। बट जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें 3 मैटर्स के अंदर जो सेकंड मैटर के अंदर 5 मैटर्स है, वैसे बहुत ज्यादा मैटर्स है, बाकी तीनों पैराग्राफ के अंदर 3-3 मैटर्स दी गई है। सबसे पहले दिस सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल स्टेट, जो पहला पैराग्राफ होगा उसके अंदर 3 मैटर्स होगी। इसमें सबसे पहले ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव जो है, जो हमने ऐसे 200 के हिसाब से समझा था, वो मेंशन करना होगा कि रीजनेबल एश्योरेंस अवेल करना है, ऑब्टेन करना है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, एंड टू रिपोर्ट ऑन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड ऐसा मेंशन किया जाएगा कि जो ऑडिट ओपिनियन है, रीजनेबल एश्योरेंस है, वो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, वो गारंटी नहीं है। एंड थर्ड मिसस्टेटमेंट्स है वो एरर या फ्रॉड किसी भी रीजन से मिल सकते हैं, और मटेरियलिटी क्या होगी वो भी डिफाइन करना रहेगा। तो सबसे पहले पैराग्राफ जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसमें ये चीज मेंशन की जाएगी that the objective of the auditor are to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error, and issue an auditor's report include the auditor's opinion, और auditor's report issue करना है जिसमें auditor's opinion भी कवर अप होगा, राइट। ये 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो मेंशन किया जाएगा, राइट। Second, that the reasonable assurance is a high level of assurance, but it is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SS will always detect a material misstatement when it exists. और जो रीजनेबल एश्योरेंस है वो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, बट गारंटी नहीं है कि जब भी ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से किया जाएगा तब जितने भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो सारे मिल जाएंगे, राइट। हम रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं, वो हमने इन डिटेल चैप्टर 1 में डिस्कस किया हुआ है। एंड दैट मिसस्टेटमेंट्स कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड और एरर, and either describe that they are considered material if individually or in aggregate they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of this financial statements, or provide a definition or description of materiality in accordance with the applicable financial reporting framework. मिसस्टेटमेंट है वो फ्रॉड या एरर कोई भी वजह से हो सकता है, और मटेरियलिटी क्या होगी, मटेरियलिटी किसे कंसिडर करते हैं, जिस वजह से यूजर का जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो चेंज हो सकता है, उसे मटेरियलिटी कहा जाता है, या फिर और कोई भी डिस्क्रिप्शन है मटेरियलिटी का तो वो मेंशन किया जाएगा। तो सबसे पहले 3 चीजें ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में मेंशन किया जाएगा। पहले तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, एंड टू रिपोर्ट ऑन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसमें ऑडिटर्स ओपिनियन भी इंक्लूड होगा। Second, reasonable assurance is a high level of assurance, not a guarantee that when audit is conducted as per SS, it will always detect all material misstatement when it exists. And third, misstatement can arise due to fraud or error, और materiality क्या है वो भी डिफाइन किया जाएगा, राइट। चलिए अब जो सेकंड पैराग्राफ है उसके अंदर 3 मैटर्स है, उसमें सबसे पहले ऐसा मेंशन किया जाएगा कि प्रोफेशनल जजमेंट ऑडिटर है वो ले सकते हैं, और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट वो मेंटेन करेंगे। फिर जो सेकंड मैटर है उसके अंदर ऑडिटर ने ऑडिट कैसे किया है वो मेंशन किया जाएगा, जिसमें 5 पॉइंट्स कवर अप होते हैं। सबसे पहले तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया जाएगा, और उसको एड्रेस करने के लिए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर किया जाएगा, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे, और फ्रॉड रिस्क क्या हो सकता है वो मेंशन किया जाएगा। फिर सेकंड, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली जाएगी। थर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो प्रॉपर है या नहीं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बराबर है या नहीं वो देखे जाएंगे, गोइंग कंसर्न असम्पशन बराबर है या नहीं वो देखा जाएगा, और जो फेयर प्रेजेंटेशन है उसके बारे में मेंशन किया जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट जो होगा, राइट, मेन थर्ड पॉइंट, उसमें जब भी ब्रांच ऑडिट या फिर कंपोनेंट्स का ऑडिट है तो ऐसा 600 का जो यूज है वो प्रॉपर है या नहीं उसके बारे में मेंशन किया जाएगा। The auditor's responsibilities for the audit of the financial statement section of the auditor's report shall further state that as part of an audit in accordance with SS, the auditor exercises professional judgment and maintains professional skepticism throughout the audit. ऑडिट करेंगे तब वो प्रोफेशनल जजमेंट्स भी ले सकते हैं और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट वो मेंटेन करेंगे। एंड डिस्क्राइब एन ऑडिट बाय स्टेटिंग दैट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर to identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements whether due to fraud or error। जो ऐसे 315 के हिसाब से हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई और असेस करते हैं कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या क्या होंगे, राइट। टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू दोस रिस्क, वो जो भी रिस्क है उनको रिस्पॉन्स करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की जाएगी, डिजाइन की जाएगी। दैट इज ऐसे 330। To obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for the auditor's opinion, और जो ऑडिटर के ओपिनियन को बेस बनेंगे ऐसे ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं, दैट इज ऐसे 500।
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omission, misrepresentations, or the override of internal control. फ्रॉड की वजह से जो मिसस्टेटमेंट है उनको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि एरर है वो अनइंटेंशनल होता है, तो वो इजीली मिल सकता है, वो हम ऑडिट प्रोसीजर करेंगे तो मिल जाएगा। बट फ्रॉड में कॉल्यूजन वगैरह, फोर्जरी वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो उसको डिटेक्ट करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है, जो ऐसे 240 में कवर अप होता है। 240 आपके सिलेबस में वैसा नहीं है, राइट। तो ऑडिटर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मेंशन करना होगा कि वो आइडेंटिफाई एंड असेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और उनको कम करने के लिए वो प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, और ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे कि जिसके बेसिस पर ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए। और जो फ्रॉड रिस्क है, फ्रॉड को डिटेक्ट करना एज अ मिसस्टेटमेंट, वो डिफिकल्ट है, क्योंकि एरर से ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें कॉल्यूशन है, फोर्जरी है, वो सब कुछ हो सकता है, राइट। ये चार चीजें फर्स्ट, जो सेकंड पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट है उसमें मेंशन किया जाएगा। Then to obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedure that are appropriate in the circumstances, हम internal control को समझेंगे, क्योंकि उसके बेसिस पर हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है वो डिजाइन और परफॉर्म कर सकते हैं। ये ऐसे 315 में वैसे कवर अप होता है, और फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी किया जाता है। To evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management, जो भी accounting policies जो management ने यूज किया है in the preparation of the financial statement, उनकी appropriateness, accounting estimates जो लिए है और जो disclosures किए हैं वो हमें evaluate करने होंगे। हम evaluate करेंगे कि accounting policies appropriate है या नहीं, जो accounting estimates बराबर है या नहीं, और जो related disclosures है वो बराबर है या नहीं। Then to conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting, and based on the audit evidence obtained whether a material misstatement, material uncertainty exists related to events or conditions that may cast a significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, हमें देखना होगा कि मैनेजमेंट का जो यूज है गोइंग कंसर्न बेसिस अजम्पशन का, कोई वो बराबर है या नहीं, और कोई ऐसे इवेंट या ट्रांजैक्शन, कोई ऐसे इवेंट या कंडीशन है कि जिस वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिगार्डिंग द गोइंग कंसर्न, तो वो भी हमें कंसिडर करना होगा। ये एज पर ऐसे 570 किया जाएगा, राइट। Then when the financial statements are prepared in accordance with a fair presentation framework to evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures and whether the financial statement represent the underlying transactions and events in manner that achieves fair presentation, जब भी fair presentation framework के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं तो क्या वो फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करते हैं या नहीं, वो जो भी कंटेंट स्ट्रक्चर है वो बराबर है या नहीं, वो हमें देखना होगा, राइट। एंड थर्ड मेन पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट का, When SS 600 applies, मतलब कि कोई दूसरे ऑडिटर यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, दूसरे कोई ऑडिटर का वर्क हम यूज करते हैं तो SS 600 अप्लाई होगा। फर्दर डिस्क्राइब द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ ग्रुप ऑडिट एंगेजमेंट बाय स्टेटिंग, ग्रुप ऑडिट मतलब कि जो भी सब्सिडरीज है, राइट, होल्डिंग कंपनी है, सभी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब भी बनाया जाता है तो वो ग्रुप ऑडिट होता है, तो उसमें जो भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी डिस्क्राइब करनी होगी। The division of responsibility for the financial information of the entity by indicating the extent to which the financial information of component is audited by other auditor have been included in the financial information of the entity. For example, the number of divisions, branches, subsidiaries or other components audited by other auditor. जो भी other auditor है, मतलब कि जो main auditor जो ये audit कर रहा है उनके अलावा किसी और ने अगर कोई component, कोई subsidiary branch वगैरह का audit किया है तो उनकी responsibility उस component के लिए रहेगी, राइट। तो वो सारी चीजें मेंशन करनी होगी ऑडिट रिपोर्ट में, ताकि जो यूजर है उनको पता चले कि क्या क्या चीजें इस ऑडिटर ने ऑडिट किया है और क्या दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट किया है, राइट। तो ये SS 600 के हिसाब से ये ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करनी होगी। तो जो सेकंड पैराग्राफ होगा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो उसमें तीन चीजें मेन होगी। सबसे पहले तो जो ऑडिट किया जाएगा उसमें प्रोफेशनल जजमेंट मेंटेन किया जाएगा, राइट, और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है वो भी थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन की जाएगी। फिर सेकंड मैटर है उसमें ऑडिट किस तरह से किया है, राइट, बाय स्टेटिंग ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसमें 5 चीजें कवर अप होती है। सबसे पहले टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसके बेसिस पर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की जाएगी और ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए जाएंगे जिसके बेसिस पर ऑडिट ओपिनियन बनेगा, राइट। फिर उसमें ये भी मेंशन करना है कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर, फ्रॉड को डिटेक्ट करना एरर डिटेक्ट करने से ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें कॉल्यूशन, फोर्जरी एटसेट्रा हो सकता है। फिर सेकंड हमें इंटरनल कंट्रोल को समझना है जिसके बेसिस पर हम आगे की ऑडिट प्रोसीजर कर पाएंगे। थर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है, राइट, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बराबर है या नहीं, और उसके रिलेटेड जो डिस्क्लोजर है वो बराबर है या नहीं, वो हमें इवेल्युएट करने होंगे। फोर्थ, गोइंग कंसर्न असम्पशन जो मैनेजमेंट ने लिया है इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी अप्रोप्रिएटनेस चेक करनी है, और जो ऐसे इवेंट्स या कंडीशंस है जिस वजह से गोइंग कंसर्न के ऊपर मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो वो भी हमें कंसिडर करना है, राइट।
फिर फेयर प्रेजेंटेशन है तो उनका स्ट्रक्चर कंटेंट प्रेजेंटेशन बराबर है या नहीं वो हमें चेक करना होगा। और जो थर्ड मैटर थी कि जब भी SS 600 अप्लाई होता है ग्रुप ऑडिट के बारे में, तो जो दूसरे ऑडिटर ने कंपोनेंट का ऑडिट किया है तो उसके बारे में भी मेंशन किया जाएगा, उसके बारे में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी मेंशन किया जाएगा, राइट। एंड जो थर्ड पैराग्राफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है, तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन for the auditor's report also shall, अब इसमें भी तीन मैटर्स हैं, state that the auditor communicates with TCWG regarding among other matters the plan, scope and timing of the audit and significant audit findings including any significant deficiencies in internal controls that the auditor identifies during the audit। ऑडिटर को TCWG के साथ क्या क्या कम्युनिकेट करना है, एक तो प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट क्या रहेगा, राइट, और जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज वगैरह मिलती है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो भी है इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, जो ऐसे 260 है कम्युनिकेशन विद TCWG, उसमें कवर अप होता है कि प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट क्या है और जो भी ऑडिट फाइंडिंग मिलते हैं, राइट, ऑडिट फाइंडिंग्स है वो TCWG को कम्युनिकेट करना रहेगा। और जो ऐसे 265 है उस हिसाब से जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल मिलती है वो भी उनको कम्युनिकेट करना है टू TCWG। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। ऐसे 260 और 265 चैप्टर 7 में कवर अप होते हैं। फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ listed entities, state that the auditor provides those charged with governance with the statement that the auditor has complied with relevant ethical requirements regarding independence and communicate with them all relationship and other matters that may reasonably be thought to bear on the auditor's independence and where applicable related safeguards। और ऐसे 260 में भी हमने ये देखा था कि जो लिस्टेड कंपनीज है उसके केस में ऑडिटर को TCWG को ये कम्युनिकेट करना है इन रिटर्न फॉर्मेट कि उन्होंने इंडिपेंडेंस की और एथिकल रिक्वायरमेंट्स की जो फुलफिलमेंट है वो किया गया है, राइट, और अगर कोई भी इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट है तो उसके सामने सेफगार्ड लिया गया है। तो लिस्टेड एंटिटीज के केस में ऑडिटर इंडिपेंडेंट है उसके बारे में TCWG को स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करना रहेगा, वो ऐसे 260 की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मेंशन करना रहेगा। एंड फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज एंड एनी अदर एंटिटीज फॉर विच की ऑडिट मैटर्स आर कम्युनिकेटेड इन अकॉर्डेंस विद SS 701, state that from the matters communicated with TCWG, the auditor determines those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. The auditor describes these matters in the auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure। की ऑडिट मैटर्स है वो लिस्टेड एंटिटीज के केस में कंपलसरी है। उसके अलावा भी अगर कोई भी एंटिटीज में ऑडिटर को लगता है कि ये की ऑडिट मैटर है वो प्रेजेंट करनी चाहिए, राइट, या फिर कोई लॉ रेगुलेशन में ऐसा कि की ऑडिट मैटर मेंशन करनी है तो SS 701 के हिसाब से वो की ऑडिट मैटर है वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड की जाएगी। जो SS 701 है वो हम आगे कवर अप करेंगे, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की रहेगी कि वो प्रॉपर्ली की ऑडिट मैटर है वो प्रॉपर्ली ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट करें, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें यहाँ पर मेंशन करना है। बट अगर कोई भी लॉ रेगुलेशन के हिसाब से वो पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए तो वो की ऑडिट मैटर मेंशन नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अब तीन चीजें और ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें मेंशन की जाएगी कि जो TCWG है उनके साथ ऑडिटर ने प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट और जो सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स है इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल है वो कम्युनिकेट किया हुआ है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन की है। सेकंड, जो लिस्टेड कंपनीज है उसके केस में ऑडिटर ने TCWG को ये रिटर्न में कम्युनिकेट किया है कि इंडिपेंडेंस और जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल किया गया है और अगर कोई भी सेफगार्ड जरूरी थे तो वो सेफगार्ड भी लिए गए हैं। एंड थर्ड, लिस्टेड एंटिटीज या अदर एंटिटीज जहां पर की ऑडिट मैटर्स पर SS 701 रिपोर्ट करना जरूरी है तो वो किया हुआ है, राइट। तो ये तीन चीजें भी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेंशन किया जाएगा। The description of the auditor's responsibilities for the audit of the financial statement shall be included within the body of the auditor's report। ये जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने आगे ये तीन पैराग्राफ्स अलग अलग देखे वो विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट मेंशन किया जा सकता है और विद इन एन अपेंडिक्स टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन विच केस द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ रेफरेंस टू द लोकेशन ऑफ द अपेंडिक्स। या फिर ये जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें जनरली ये जो पहला पैराग्राफ हमने देखा था, राइट, जिसमें ये तीन चीजें कवर अप होती है, ये तो बॉडी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट में ही मेंशन किया जाएगा। बट ये जो सेकंड मैटर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मैटर्स है, पूरा एक पेज का, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ बन जाता है। और ये जो मैटर्स है, तीन मैटर्स जो और मेंशन करनी है, तो वो जो दोनों है वो अपेंडिक्स के अंदर भी दे सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट के बाद जो अपेंडिक्स होगा तो वहां पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन कर सकते हैं। तो उस केस में ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में जो अपेंडिक्स है उनका रेफरेंस दिया जाएगा। या फिर
by a specific reference within the auditor's report to the location of such description on a website of an appropriate authority where law, regulation or national auditing standards expressly permit the auditor to do so. या फिर अगर कोई ऐसी वेबसाइट है राइट जहां पर ये डिस्क्रिप्शन पूरा मेंशन किया गया है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में और वो परमिटेड भी है तो उस वेबसाइट का रेफरेंस भी दिया जा सकता है. तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तीन तरीके से ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं. एक तो बॉडी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, सेकंड अपेंडिक्स दे सकते हैं आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट और उसका लोकेशन का रेफरेंस ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेंशन करना जरूरी होगा. एंड थर्ड वेबसाइट का रेफरेंस अगर वो परमिटेड बाय लॉ है तो. राइट, ये एक बार ऐसा क्वेश्चन ओल्ड कोर्स में पूछा गया है. When the auditor disclaims an opinion on the financial statements due to inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, the auditor shall amend the description of the auditor's responsibility required by SS 700 to include only the following. जब भी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया जाएगा तब ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में ये तीन चीज ही सिर्फ मेंशन करनी रहेगी. A statement that the auditor's responsibility is to conduct an audit of the entity's financial statement in accordance with standards on auditing and to issue an auditor's report. सबसे पहले तो जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर को क्या करना है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट करना है और अपना ओपिनियन देना है, रिपोर्ट इश्यू करना है. अ स्टेटमेंट दैट हाउएवर बिकॉज ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन द ऑडिटर वाज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एन ऑडिट ऑफ द ओपिनियन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और जो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में जो मैटर्स मेंशन की है उस वजह से ऑडिटर है वो अपना ओपिनियन है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. And the statement about auditor's independence and other ethical responsibilities required by SS 700 और जो SS 700 के हिसाब से जो इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके बारे में स्टेटमेंट मेंशन किया जाएगा. तो जब भी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाएगा तब ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में सिर्फ तीन चीजें कवर अप की जाएगी कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से अपना ऑडिट करे और ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करे. सेकंड, ऐसा स्टेटमेंट मेंशन किया जाएगा कि जो मैटर्स बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में मेंशन की है उस वजह से ऑडिटर है वो ओपिनियन पर नहीं पहुंचा है, कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. एंड थर्ड, जो इंडिपेंडेंस और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है राइट एज पर SS 700 वो उन्होंने फुलफिल की है उसके बारे में मेंशन किया जाएगा. राइट, ये एज पर SS 705 आएगा क्योंकि ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में चेंजेस है उसके बारे में है. फिर अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है. ये जो सारी अब तक हमने जो देखा, टाइटल, एड्रेस, उसके बाद ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन है. फिर हमने जो तीन चीजें जो कई बार आ सकती है कई बार नहीं आ सकती है, जिसमें था मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर्स और अदर इन्फॉर्मेशन. फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट, तो ये सारी चीजें एज पर SS 700 है. उसके अलावा भी कोई भी लॉ रेगुलेशन में भी ऐसा मेंशन किया हो सकता है कि ये आपको ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना है, जैसे कि कारो 2020 है. फिर सेक्शन 143, सेक्शन 1 और सेक्शन 3 है. तो वो सारी अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो वो भी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा, बट वो SS 700 के हिसाब से नहीं है, वो कोई और लॉ रेगुलेशन के हिसाब से है. If the auditor addresses other reporting responsibilities in the auditor's report on the financial statement that are in addition to the auditor's responsibilities under the SS, this other reporting responsibilities shall be addressed in a separate section in the auditor's report with a heading titled Report on Other Legal and Regulatory Requirements or otherwise as appropriate to the content of the section, unless this other reporting responsibilities address the same topics as those presented under the reporting responsibilities required by the SS. अगर जो भी लॉ रेगुलेशन में जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है अगर वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से जुड़ी हुई है, रिलेटेड ही है, तो अलग से कोई रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है. बट अगर वो अलग है तो वो रिपोर्टिंग किया जाएगा और उसका हेडिंग जो है वो ऐसा हो सकता है कि रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स या फिर और कोई जो भी अप्रोप्रिएट लगे वो. उसके एग्जाम्पल है रिपोर्टिंग एज पर कारो 2020 जो हमने चैप्टर 5 के साथ कवर अप किया है. रिपोर्टिंग ऑन अदर मैटर डिस्क्राइब्ड एज पर सेक्शन 143 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो हम आगे कवर अप करने वाले हैं. तो वो सारे अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कवर अप होते हैं. If other reporting responsibilities are presented in same section as related report elements required by the SS, the auditor's report shall clearly differentiate the other reporting responsibilities from reporting that is required by the SS. जब भी अगर कोई भी लॉ रेगुलेशन के हिसाब से जो रिपोर्टिंग किया गया है वो और जो SS के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो अगर दोनों ही साथ में लिखा गया है तो स्पेसिफिकली ये मेंशन करना है कि ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है एज पर लॉ रेगुलेशन का. The report on other legal and regulatory requirements shall follow the report on the audit of the financial statement. Report on the audit of financial statement मतलब कि SS 700 के हिसाब से जो एलिमेंट्स है और ये report on other legal and regulatory requirement जो law regulation के हिसाब से, राइट, इस तरह से डिफरेंशिएट किया जाएगा.
फिर सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर है, जो मेंबर है राइट सीए इन प्रैक्टिस है वो साइन करेगा, वो अपने और फर्म के बिहाफ पर ये साइन करते हैं। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी साइंड, द रिपोर्ट साइंड बाय द ऑडिटर that is the engagement partner in his personal name. Where the firm is appointed as the auditor, the report is signed in the personal name of the auditor and in the name of the audit firm. The partner or proprietor signing the audit report also needs to mention the membership number assigned by the ICAI. They also include the registration number of the firm wherever applicable as allotted by ICAI in the audit report signed by them. Place of signature, the auditor's report shall name specific location which ordinarily the city where the audit report is signed. Date of the auditor's report, कब ये साइन हो रहा है वो डेट मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि उस डेट तक के सारे सिग्निफिकेंट ऑडिट एविडेंसेस है वो लिए गए हैं और उस हिसाब से ऑडिट ओपिनियन दिया गया है। इवन तब तक के सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो ऐसा 560 की रिक्वायरमेंट है वो भी कंसिडर करने के लिए डेट इंपॉर्टेंट बन जाएगी। The auditor's report shall be dated no earlier than the date on which the auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence on which to base the auditor's opinion on the financial statements, including evidence that all the statements that comprise the financial statement, including related notes, have been prepared, and those with the recognized authority have asserted that they have taken responsibility for those financial statement. मतलब कि जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन हम लेते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज पर SF 580, तब तक की ये डेट होनी चाहिए, वो सारे एविडेंसेस मिल जाए, उसी के बाद ऑडिट रिपोर्ट देना चाहिए, उसके बाद की ही डेट होनी चाहिए ऑडिट रिपोर्ट पर। The date of the auditor's report informs the user of the auditor's report that the auditor has considered the effect of events and transactions of which the auditor became aware and that occurred up to that date. The auditor's responsibility for events and transactions after the date of the auditor's report is addressed in SF 560 subsequent events. Simple. चलिए ये यहाँ तक का SS 700 की रिक्वायरमेंट थी, और एक रिक्वायरमेंट है यूडीन, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो ICAI ने इश्यू किया गया है ताकि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सीए इन प्रैक्टिस जेन्युइनली जो ऑडिटर है उन्होंने ही साइन किया है वो पता चलेगा। CS having full-time certificate of practice can register on UDIN portal and generate UDIN by registering the certificate attested or certified by them. Right? ICAI का एक पोर्टल है यूडिन पोर्टल, उस पर अपना लॉगिन करके वो यूडिन यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करेंगे ताकि वो ऑडिट रिपोर्ट है वो ऑडिटर ने ही साइन किया है, वो एक्चुअल सीए ने ही साइन किया है, वो पता चलेगा। Accordingly, an auditor is required to mention UDIN with respect to each audit report being signed by him, along with membership number while signing an audit report. It is not requirement of SS 700, hence not limited to only audit report but also to be mentioned in almost all the audit report, all the reports or certificate which are signed by the CA in practice. Simple. तो ये था हमारा SS 700 और 705 का कवरेज, राइट, कि SS 700 में फॉर्म और कंटेंट जो दिया गया है और SS 705 के हिसाब से जब भी मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाएगा तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे, राइट, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट और बड़ा पार्ट था, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में था। अब हम आगे के जो SS है, SS 706 जो है एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, वो हम डिस्कस करते हैं। काफी इजी सिंपल सा ऐसे है, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ है वो ऑडिट रिपोर्ट में ऐड किए जा सकते हैं। एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्या है, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर दिया गया है, ऑलरेडी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि ये जो डिस्क्लोजर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए यूजर को इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर जो यूजर है उनका अटेंशन ड्रॉ करना जरूरी है, तो उसके लिए एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐड किया जा सकता है। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ऑलरेडी प्रॉपरली डिस्क्लोजर दिया गया है बट उसके ऊपर यूजर का ध्यान हमें खींचना जरूरी है, तो वो एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में हम मेंशन कर सकते हैं, बट इस वजह से हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है। और तो और अदर मैटर पैराग्राफ है वो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑडिट रिपोर्ट समझने के लिए जरूरी है, तो ऐसी कोई मैटर है तो वो अदर मैटर में मेंशन किया जाएगा, बट ये चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है, प्रॉपर है, सब कुछ बराबर है, उसके ऊपर यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना जरूरी है, तो वो एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ होगा। अगर अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैटर है बट वो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑडिटर्स रिपोर्ट समझने के लिए जरूरी है, तो उसके लिए अदर मैटर पैराग्राफ ऐड किया जाएगा, बट ये दोनों ही रीजन है मॉडिफाइड ओपिनियन हम नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी मेंशन हम करेंगे। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर है एज पर SS 706। The objective of the auditor having formed an opinion on the financial statement is to draw users' attention when in the auditor's judgment it is necessary to do so
बाय वे ऑफ क्लियर एडिशनल कम्युनिकेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। हमने ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया है, ओपिनियन है वो बना लिया, बट हमें एडिशनल कम्युनिकेशन की जरूरत लग रही है कि यहाँ पर यूजर का अटेंशन ड्रॉ होना चाहिए, तब हम करेंगे ये। 2. A matter, although appropriately presented or disclosed in the financial statements, that is of such importance that it is fundamental to users' understanding of the financial statement. हमें ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए, यूजर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए ये फंडामेंटल है, इंपॉर्टेंट है। ये भले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है, फिर भी इस मैटर को यूजर को देखना चाहिए, उसके लिए हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐड करेंगे। और as appropriate any other matter that is relevant to users understanding of the audit, the auditor's responsibilities or the auditor's report। और कोई मैटर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं की है बट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑडिट रिपोर्ट समझने के लिए जरूरी है, तो वो भी हम एडिशनल कम्युनिकेशन करेंगे, जिसे अदर मैटर पैराग्राफ कहा जाएगा। सबसे पहले है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, EOM जिसे सिंपली शॉर्ट में कहा जा सकता है। उसकी डेफिनेशन है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट refers to a matter appropriately presented or disclosed in the financial statements that in the auditor's judgment is of such importance that it is fundamental to users understanding of the financial statement। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है वो तब इश्यू किया जाएगा, तब ऐड किया जाएगा जब भी वो प्रॉपर्ली, कोई भी मैटर है वो प्रॉपर्ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट या फिर डिस्क्लोज की है, बट ऑडिटर्स के जजमेंट के हिसाब से वो फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, राइट। तब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐड किया जाएगा। Emphasis of matter paragraph in the auditor's report, the auditor shall include EOM paragraph in the auditor's report provided the auditor would not be required to modify the opinion in accordance with SS 705 as a result of that matter, and when SS 701 applies, the matter has not been determined to be key audit matters to be communicated in the auditor's report। जब भी वो मैटर, हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ तब भी ऐड कर सकते हैं जब उस मैटर की वजह से हम मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देना चाहते हैं, और ना ही वो SS 701 जब भी अप्लाई होता है उस हिसाब से की ऑडिट मैटर है। मतलब कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ तब ही दिया जाएगा जब वो मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देता है, ना ही उस मैटर की वजह, और ना ही वो मैटर की ऑडिट मैटर है। सिंपल। चलो सम एग्जांपल्स दिए हैं रिगार्डिंग द एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, जो RTP May 24 में भी पूछा गया है। एन अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन, जो भी लिटिगेशन या रेगुलेटरी एक्शन का अनसर्टेनिटी है उनसे रिलेटेड, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है बट वो जरूरी लगता है ऑडिटर को कि ये यूजर को देखना चाहिए, तब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा। A significant subsequent event that occurs between the date of the financial statements and the date of the auditor's report, subsequent events हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट के बीच, तो उसके बारे में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ हो सकता है। अर्ली एप्लीकेशन वेयर परमिटेड ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट हैज मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अर्ली इम्प्लीकेशन किया है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को काफी हद तक अफेक्ट करेगा, तब उसका डिस्क्लोजर, उसका रिपोर्टिंग EOM में होगा, हो सकता है। A major catastrophe that has had or continues to have significant effect on the entity's financial position, या कोई ऐसी मेजर कैटास्ट्रोफ है जिस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन को अगर अफेक्ट करता है, तो जैसे कि कोविड आया था, तब कोविड के टाइम पर कोविड के बारे में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दिया था, तो उसके लिए ऑडिटर है वो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे कि कोई लिटिगेशन, रेगुलेटरी एक्शन है जिसके बारे में अनसर्टेनिटी है, या फिर सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं, राइट, या फिर कोई भी कैटास्ट्रोफ है वो कंटिन्यूइंग कैटास्ट्रोफ कोई भी है, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अर्ली एप्लीकेशन किया है, तो वो। अब सेपरेट सेक्शन ऑफ EOM में क्या क्या चीजें दिखाई जाएगी। व्हेन द ऑडिटर इंक्लूड्स एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, द ऑडिटर शैल include the paragraph within a separate section of the auditor's report with an appropriate heading that includes the term emphasis of matter। वो एक अलग से पैराग्राफ दिखाया जाएगा जिसका हेडिंग होगा emphasis of matter। Include in the paragraph a clear reference to the matter being emphasized and to where relevant disclosures that fully describe the matter can be found in the financial statements। The paragraph shall refer only to information presented or disclosed in the financial statement। और तो और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां पर भी वो मैटर प्रेजेंट की है या डिस्क्लोज की है, उसका प्रॉपर रेफरेंस दिया जाएगा, राइट। वो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड है, तो तभी ये EOM दिया जाता है, और वो जो मैटर जहां पर भी डिस्क्लोज की है उस पैराग्राफ का रेफरेंस दिया जाएगा। एंड इंडिकेट द ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैटर, और स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा कि इस वजह से हमारा ओपिनियन है वो मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है, राइट। तो एम्फेसिस ऑफ मैटर ऐसा हेडिंग दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मैटर जहां पर भी प्रेजेंट या डिस्क्लोज किए उस पैराग्राफ का रेफरेंस दिया जाएगा, और ऐसा मेंशन किया जाएगा कि इस मैटर की वजह से हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है।
इसका एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है वो ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट किया जाएगा। एम्फेसिस ऑफ मैटर, इफेक्ट्स ऑफ फायर इन कंपनीज फैक्ट्री। We draw attention to note Y of the financial statement, which describes the effect of a fire in the company's factory. Our opinion is not modified in respect of this. सिंपल। तो ये सबसे पहले हेडिंग दिया गया एम्फेसिस ऑफ मैटर, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रेफरेंस था नोट का वो दिया गया और ऐसा मेंशन किया गया कि इस मैटर की वजह से हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार ओल्ड कोर्ट में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। The inclusion of EOM paragraph in the auditor's report does not affect the auditor's opinion. EOM ऐड करेंगे उस वजह से ऑडिटर्स ओपिनियन अफेक्ट नहीं होगा। EOM इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर, EOM जो देंगे उस वो सब्सटीट्यूट नहीं है किसका, मॉडिफाइड ओपिनियन जो हम SS 705 के हिसाब से इश्यू करते हैं उसका सब्सटीट्यूट नहीं है। ना ही ये डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से जो जरूरी है उसका ये सब्सटीट्यूट नहीं है। और ना ही रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद SF 570 जो गोइंग कंसर्न मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न है उसका भी ये सब्सटीट्यूट नहीं है। तो ये मॉडिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो SF 570 के हिसाब से जो गोइंग कंसर्न के जो भी डिस्क्लोजर रिपोर्ट करना जरूरी है उसका ये सब्सटीट्यूट नहीं है, राइट। इसमें से कुछ MCQ या केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर है अदर मैटर पैराग्राफ, इसका डेफिनेशन है अदर मैटर पैराग्राफ इज अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट that refers to matter other than those presented or disclosed in the financial statements that in the auditor's judgment is relevant to users understanding of the audit, the auditor's responsibility or the auditor's report. जो भी मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट की है उसके अलावा और कोई ऐसी मैटर है जो ऑडिटर्स रिपोर्ट या फिर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए जरूरी है तो उसके लिए अदर मैटर पैराग्राफ ऐड किया जा सकता है। अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रोवाइडेड दिस इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन, लॉ रेगुलेशन में वो प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। एंड व्हेन SS 701 applies, the matter has not been determined to be key audit matters to be communicated in the auditor's report. और जब भी key audit matter SS 701 अप्लाई होता है तब ये key audit matter नहीं है। अदर मैटर पैराग्राफ तभी दिया जाएगा कि मतलब कि वो लॉ रेगुलेशन के हिसाब से परमिटेड होना चाहिए और उस मैटर को हम key audit matter SS 701 के हिसाब से नहीं कंसिडर करते हैं। Separate section of other matter paragraph. When the auditor includes the other matter paragraph in the auditor's report, the auditor shall include the paragraph within the separate section with the heading other matter or other appropriate heading. Simple. इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। We did not audit the financial statements or information of number of branches included in the standalone financial statements of the company whose financial statements or financial information reflected total assets of rupees this as at the 31st March and total revenue of rupees this for the year ended on that date as considered in the standalone financial statements or information of those branches have been audited by the branch auditors whose report have been furnished to us and our opinion insofar as it relates to amounts and disclosures included in the respect of branches is based solely on the report of such branch auditors. Our opinion is not modified in respect of those matters. जब भी कुछ ब्रांचेस का ऑडिटर है वो अलग ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर ने किया है तो ब्रांचेस कितनी है उसकी एसेट्स और रेवेन्यू वगैरह मेंशन किया है ताकि पता चले कि ये जो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें से पूरा ऑडिट हमने नहीं किया है, थोड़ा सा ऑडिट ब्रांच ऑडिटर ने किया है, वो ब्रांचेस की साइज क्या थी उसके बारे में पता चलेगा। तो ये अदर मैटर पैराग्राफ हो सकता है। इवन जब भी प्रीवियस ईयर का ऑडिट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं किया गया है या फिर प्रीवियस ईयर का ऑडिट है वो किसी प्रीडिसेसर ऑडिटर ने किया है तो वो जो मैटर है वो हम अदर मैटर पैराग्राफ में ऐड कर सकते हैं ताकि ऑडिट और ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑडिटर्स रिपोर्ट के बारे में यूजर को ज्यादा पता चलेगा, तो उसके लिए अदर मैटर पैराग्राफ आ सकता है। कम्युनिकेशन विथ TCW, जब भी EOM या फिर अदर मैटर पैराग्राफ ऐड किया जाएगा तो वो मैटर पैराग्राफ ऐड करने वाले हैं और उसकी जो लैंग्वेज है वो हमें TCWG के साथ कम्युनिकेट करनी रहेगी, राइट। जैसे मॉडिफाइड ओपिनियन है तो वो भी हमें TCWG के साथ कम्युनिकेट करना होगा, वैसे ही SS 706 के हिसाब से EOM या अदर मैटर पैराग्राफ है तो उसकी वो और उसकी लैंग्वेज है वो हमें TCWG के साथ कम्युनिकेट करना रहेगा। तो ये था हमारा SS 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब हम देखते हैं SS 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। की ऑडिट मैटर जो भी है, राइट, जो सिग्निफिकेंट उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है और जो हमें ड्यूरिंग द ऑडिट मिली है और जो हमने TCWG के साथ डिस्कस किया है, बट उस मैटर की वजह से हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है तो उसे की ऑडिट मैटर हम डिस्क्लोज कर सकते हैं और वो लिस्टेड एंटिटीज के केस में हमें की ऑडिट मैटर रिपोर्ट करना कंपलसरी है। बाकी एंटिटीज में हमें रिपोर्ट करना या ना करना वो लॉ रेगुलेशन के हिसाब से या फिर हमारे जजमेंट के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे।
Definition of key audit matter. Key audit matters are those matters that in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of financial statements of the current period. Key audit matters are selected from matters communicated with TCWG. सिंपल, जो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट मैटर है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट, और वो TCWG के साथ हमने कम्युनिकेट की है एज पर ऐसे 260 या एज पर ऐसे 265. फॉर ऑडिट्स ऑफ complete set of general purpose financial statements of listed entities, the auditor shall communicate key audit matters in the auditor's report. Listed entities के केस में compulsory है ये, right? When the auditor is otherwise required by law regulation or decides to communicate key audit matters in the auditor's report, the auditor shall do so in accordance with SS701. law regulation या फिर खुद को ऐसा लगता है कि key audit matter होनी चाहिए, तब SS701 के हिसाब से देंगे. The auditor may also decide to communicate key audit matters for other entities, including those that may of significant public interest, for example, because they have large number and wide range of stakeholders and considering the nature and size of the business. तब भी ऑडिटर है वो की ऑडिट मैटर एक्सप्रेस कर सकता है, डिसाइड कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है, कम्युनिकेट करना वो SS701 के हिसाब से किया जाना चाहिए. पर्पस क्या है कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स का? एज पर SS701 द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इज टू एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अबाउट द ऑडिट दैट वाज परफॉर्म्ड. कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स मे आल्सो assist intended users in understanding the entity and areas of significant management judgment in the audit of financial statement. ठीक है, सिंपल है ये. ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिटर के एज पर SS701? Determine key audit matters and having formed an opinion on the financial statements, communicate those matters by describing them in the auditor's report. की ऑडिट मैटर्स क्या है और जो ऑडिट ओपिनियन हम एक्सप्रेस करेंगे उसके बाद उनको कम्युनिकेट भी करना है वो की ऑडिट मैटर्स को. डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर, किस तरह से हम की ऑडिट मैटर हम डिटरमाइन करेंगे, प्रोसेस क्या करेंगे? इन मेकिंग द डिटरमिनेशन द ऑडिटर शैल टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग areas of higher assessed risks of material misstatement or significant risks identified in accordance with SS315. SS315 के हिसाब से जो भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाले जो एरियाज है, राइट, वो कौन से हैं, वहां पर हमें शायद की ऑडिट मैटर मिल सकती है और उसको हमें कम्युनिकेट करना चाहिए. तो हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और सिग्निफिकेंट रिस्क कहां पर आइडेंटिफाई किया है एज पर SS315, वो हम कंसिडर करेंगे, ऐसे एरियाज को कंसिडर करेंगे. Then significant auditor judgment relating to areas in the financial statement that involved significant management judgment, including accounting estimates that have been identified as having high estimation uncertainty. जहां पर भी मैनेजमेंट ने जजमेंट्स लिए और वो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हैं, जहां पर हाई अनसर्टेनिटी है, तो उसको हमें की ऑडिट मैटर हम उसको कंसिडर कर सकते हैं. And third, the effect of the audit of significant event or transaction that occurred during the period. या फिर कोई ऐसे इवेंट या ट्रांजेक्शंस हुए जो सिग्निफिकेंट है ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन या इवेंट्स हुए तो उसको भी की ऑडिट मैटर हम कंसिडर कर सकते हैं, उसकी अगर इफेक्ट बहुत ज्यादा है तो, राइट. तो की ऑडिट मैटर डिटरमाइन करना है तब ऑडिटर को क्या करना होगा? सबसे पहले तो ऐसे एरियाज जो हाई रिस्क एरियाज है एज पर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क हमने असेस किया है एज पर SS315. सेकंड, जहां पर मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट जजमेंट है, हाई अनसर्टेनिटी है, राइट. एंड थर्ड हम कंसिडर करेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट्स, जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या इवेंट्स हुआ है और उसकी इंपैक्ट क्या है ऑडिट पर, वो हमें कंसिडर करना होगा. ये ओल्ड कोर्स में एक बार पूछा हुआ है, फिर से पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है. फिर कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स, द ऑडिटर शेल डिस्क्राइब ईच की ऑडिट मैटर यूजिंग एप्रोप्रिएट सब हेडिंग इन अ सेपरेट सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट अंडर द हेडिंग की ऑडिट मैटर्स. The introductory language in this section of the auditor's report shall state that key audit matters are those matters that in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of financial statements of the current period, and these matters were addressed in the context of the audit of the financial statement as a whole and in forming auditor's opinion thereon, and the auditor does not provide a separate opinion on this matter, right. इस तरह से इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज हो सकती है की ऑडिट मैटर्स जब भी कम्युनिकेट की जाएगी, और वो सेपरेट सेक्शन वाइज जो भी एरियाज के लिए की ऑडिट मैटर्स दी जाती है वो सेक्शन वाइज हम मेंशन कर सकते हैं. कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेट्रा. जो भी की ऑडिट मैटर्स कम्युनिकेट की जाएगी वो चार चीजों का सब्स्टिट्यूट नहीं है. क्या क्या? A substitute for disclosure in the financial statement that applicable financial reporting framework requires management to make or that are otherwise necessary to achieve fair presentation. मतलब कि जो भी disclosure necessary है in the financial statement उसका ये substitute नहीं है. Second, a substitute for the auditors expressing modified opinion when required by the circumstances of a specific ऑडिट एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद SS705. जहां पर भी हमें मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कि चलो मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देते की ऑडिट मैटर एक्सप्रेस कर देते, ऐसा नहीं चलेगा.
and is substitute for a reporting in accordance with SF 570 when material uncertainty exists relating to events or condition may cast a significant doubt on an entity's ability to continue as a going concern. जो भी SF 570 के हिसाब से जो डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है उसका भी ये सब्सटीट्यूट नहीं है. एंड अ सेपरेट ओपिनियन ऑफ इंडिविजुअल मैटर्स, ना ही हम ये इंडिविजुअल मैटर के ऊपर अपना सेपरेट ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ओपिनियन है वो एज ए होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही हमें एक्सप्रेस करना रहेगा. तो ये चार चीज़ों का सब्सटीट्यूट नहीं है. जो भी डिस्क्लोजर देने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के में जो ज़रूरी डिस्क्लोजर है उसका सब्सटीट्यूट नहीं है. सेकंड, ये मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्सटीट्यूट नहीं है, ना ही ऐसे 570 के हिसाब से जो डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग है उसका सब्सटीट्यूट नहीं है, और ना ही ये सेपरेट ओपिनियन है ऑन इंडिविजुअल मैटर. ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है. As per SS 705, unless required by law or regulation, when the auditor disclaims an opinion on the financial statements, the auditor's report shall not include a key audit matters section in accordance with SS 701. जब भी हम disclaimer of opinion express करते हैं, तब अगर वो कंपल्सरी नहीं है लॉ रेगुलेशन के हिसाब से, तो हमें की ऑडिट मैटर्स है वो नहीं कम्युनिकेट करनी चाहिए, क्योंकि हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ही नहीं मिले हैं, तो हमने ऑडिट पूरा नहीं किया है, तो उसमें से की ऑडिट मैटर क्या ही होगी. तो हमें की ऑडिट मैटर है वो कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है. Communication with TCWG. The auditor shall communicate with TCWG those matters the auditor is determined to be the key audit matter, or if applicable, depending on the facts and circumstances of the entity and the audit, the auditors determine that there are no key audit matters to communicate in the auditor's report. जब भी की ऑडिट मैटर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो जो मैटर है वो हम TCWG के साथ कम्युनिकेट करेंगे, और जब भी कंपलसरी एप्लीकेबल है की ऑडिट मैटर एक्सप्रेस करना, बट ऑडिटर के हिसाब से कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है, तो वो भी हमें TCWG के साथ कम्युनिकेट करना होगा. एज पर SS 705 है, जब भी हम मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे तो वो भी TCWG के साथ कम्युनिकेट करेंगे. SS 706 के हिसाब से EOM या अदर मैटर पैराग्राफ देंगे तब भी हम कि TCWG के साथ डिस्कस करेंगे, और जब भी SS 701 के हिसाब से की ऑडिट मैटर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो भी हमें TCWG के साथ कम्युनिकेट करना जरूरी बन जाएगा. और अगर वो कंपलसरी हो फिर भी अगर हम की ऑडिट मैटर देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स, तो वो भी TCWG के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा. सिंपल. तो ये था SS 701 की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. चलिए, तो ये पार्ट हम यहाँ तक रखते हैं. बाकी का जो है SS 710 है, ब्रांच ऑडिट है, जॉइंट ऑडिट, और जो सेक्शन 143 की रिक्वायरमेंट है, राइट, वो हम अलग से पार्ट में कवर अप कर लेंगे, जो मैं तुरंत ही आपको अपलोड कर दूंगा. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. नेक्स्ट हम जो बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स है चैप्टर 8 के, वो हम रिवाइज करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच.